हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं माधव पावा आप सबका वेलकम करता हूं टू अवर न्यू सब्जेक्ट ऑफ अवर सेकंड ग्रुप। और इस सब्जेक्ट का नाम है ECIPL। ECIPL इकोनॉमिक, कमर्शियल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। ओल्ड सिलेबस में जो हमारा 2017 का सिलेबस था, उस टाइम पे इसी सेम सब्जेक्ट का जो नाम हुआ करता था वो नाम था EBCL, इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड बिजनेस लॉज। ये हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में। मगर हमारा जो 2022 का सिलेबस है, जो हमारा न्यू सिलेबस है, उसमें इसका नाम हो गया है ECIPL, इकोनॉमिक, कमर्शियल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। पुराने वाला जो था EBCL, वहां का जो आपका बिजनेस लॉ का पोर्शन है, ठीक है, जो बिजनेस लॉ का पोर्शन था, वो अब आपका शिफ्ट कर दिया है इंस्टीट्यूट ने ग्रुप वन में, एग्जीक्यूटिव ग्रुप वन में। JIGL के जो सब्जेक्ट है, JIGL का जो सब्जेक्ट है, जो कि मैं पढ़ाता हूँ ग्रुप वन में, बहुत लोगों को पता होगा, वो वहां पे अब आपका शिफ्ट हो गया है। तो जब यहां से शिफ्टिंग हो गई थी तो यहां पे कुछ ना कुछ इंसर्ट करना तो जरूरी था। तो इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ तो वैसा का वैसा ही है, बट साथ में अब यहां पे एक नया चीज ऐड हो गई है, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, जो कि हम बहुत थोड़ा सा पोर्शन अपना सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के सब्जेक्ट में पढ़ते थे। मगर अब यहां पे इन्होंने सेपरेट एक टॉपिक डाल दिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज का, ठीक है। और ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज का जो पोर्शन यहां पे डाला है, यहां पे जो डाला है बेटा, ये टोटल आपका कवर करेगा 40 मार्क्स, 40 मार्क्स का पोर्शन है यहाँ पे। अब कोई 5 और 10 मार्क्स वाला खेल नहीं है। 40 मार्क्स का सेपरेट पोर्शन है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस का, जो हम लोग को पता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एंड ऑल, उसके बारे में इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है। और बाकी जो बचा हमारा इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज वाला जो पोर्शन बचा, ये हमारा रिमेनिंग जो है 60 मार्क्स का पोर्शन है, जो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। क्लियर है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, ठीक है। और इसके अंदर जो जो आपके चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आप समझ लेना आपका जो स्कोप है, एरियाज हैं जहां पे आप काम कर सकते हो, अपने आप बढ़ जाएंगे। बहुत से ऐसे ऐसे चैप्टर्स इसके अंदर है कि जिसमें आपको अच्छी, अगर सुप्रीम नॉलेज अगर आपको मिल गई, तो आप उसी पर्टिकुलर फील्ड में आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुके हैं और इन फील्ड्स में है। जब मैं सेपरेट चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, लाइक आपके साथ एग्जांपल देता हूं, फैमा का चैप्टर जब डिस्कस करूंगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो एक अलग ही दुनिया है, वो एक अलग ही दुनिया है। SEZ का एक चैप्टर है, वो एक अलग ही दुनिया है। क्लियर है। तो बहुत से ऐसे इसके अंदर ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं जहां पे आप उसी फील्ड में, उसी एरिया में अपना करियर को बना सकते हो। और उसके बाद आएंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस को जब पढ़ेंगे, तो भाई साहब ये भी एक अलग दुनिया है, ठीक है। इसमें भी बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका ECIPL का, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्लियर है। तो बहुत मन लगा के आप लोगों को पढ़ना है। मैं तो पूरी मन लगा के आप लोगों को पढ़ाऊंगा और आपको पूरा मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। आज का जो हमारा मकसद है मेरा आपके साथ यहाँ पे आने का, वो है कि मैं आपको एक तरह से पूरा डिटेल्ड आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि एक्चुअल में इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हर एक चैप्टर के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता दूंगा, और उसके बाद फ्रॉम अवर नेक्स्ट क्लास हम लोग अपने चैप्टर की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे इस सब्जेक्ट की, ठीक है। तो इस क्लास में मैं आपको पूरा एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या क्या हम लोग इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि हमको समझ आ गया है, ऑलरेडी समझ आ गया है कि इस सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास दो पार्ट है। हमारे पास कितने पार्ट है? दो पार्ट। एक पार्ट है आपका इकोनॉमिक कमर्शियल लॉस का, जो कि 60 मार्क्स का है, इसको मैं बोल देता हूं सर दिस इज अवर पार्ट ए, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो हमारा है विच इज ऑफ 40 मार्क्स, इसको मैं बोल देता हूं आपका पार्ट बी, जो इसमें हम लोग डील करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस को हमको डील करना है। क्लियर है। तो आपके सामने स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं कि आपके सिलेबस में, इस सब्जेक्ट के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। देखिए भाई, आपके सामने है, ये देखिए, पार्ट ए आपका है इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉस, जो कि 60 मार्क्स का है। इसके अंदर हम लोग को 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 14 चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद आपका आता है पार्ट बी, आता है पार्ट बी आता है, जिसके अंदर हम लोग को 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है।
5 चैप्टर्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, और उसके बाद इंडस्ट्रियल डिजाइन, 5 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं। 5 चैप्टर और 40 मार्क्स। 5 चैप्टर तो मैं तो बोलूंगा बहुत जबरदस्त चीज है ये, कि 5 चैप्टर तो आपका अच्छे से अगर हो गए तो 40 मार्क्स तो आपके सीधा सीधा है। और बाकी बचा 60 मार्क्स, 14 चैप्टर 60 मार्क्स। मगर इसके अंदर जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, सही बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया सिलेबस है और बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस बनाया है इंस्टीट्यूट ने आपके। क्लियर है? तो अब मैं आपको एक काम करता हूँ, पार्ट ए से शुरुआत करता हूँ, ठीक है, और हर एक चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि भाई एक्चुअल में हम लोग इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में पढ़ने क्या वाले हैं। मैं आपको लिख लिख के बताऊंगा, ठीक है, मैं खाली बोलूंगा नहीं, मैं साथ साथ में हल्का हल्का लिख भी दूंगा। अगर आप लोग चाहो तो अपनी नोटबुक उठा सकते हो और नोटबुक में आप भी मेरे साथ साथ आप लिख भी सकते हो और साथ साथ समझना भी आपको। क्लियर है? स्टार्ट करा जाए। चलिए भाई, पहला चैप्टर हम लोग उठाते हैं। पहला हम लोग बात करते हैं सर, फेमा की बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ अवर सिलेबस, जिसका नाम है सर फेमा। क्या नाम है इसका? फेमा नाम है, फेमा, FEMA, फेमा। इसको आगे लिख देता हूं, 1999 का ये लॉ है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये 1999 में ये कानून आया था। अर्लियर, पहले 1999 से पहले इस कानून को बोला जाता था फेरा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता था? फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बोला जाता था। ये 1973 का कानून था। ठीक है, तो उसके बाद 1973 के बाद 1999 में फेमा आया और जिसने फेरा को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो फेमा ने क्या करा है सर? फेमा ने इस फेरा को क्या करा है? रिप्लेस किया। ठीक है, इसको क्या करा? रिप्लेस किया। क्यों रिप्लेस किया सर? क्यों रिप्लेस किया सर? बिकॉज ऑफ सम लिबरल एंड चेंजिंग एनवायरमेंट। ठीक है, लिबरल एंड चेंजिंग एनवायरमेंट के चक्कर में क्या करा गया? नया कानून लेके आया गया और फेरा को क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पे हमको फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत सी चीजें इसके अंदर बातें करनी है। ठीक है, और आपको बता देता हूं, इसको जब हम पढ़ेंगे तो इस चैप्टर के अंदर जब पढ़ेंगे तो इसमें जो आपकी मिनिस्ट्री का जो रोल है, तो मिनिस्ट्री का रोल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस कानून को पूरा का पूरा गवर्न करती है और इसके अंदर जो हमारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर दिस पर्टिकुलर लॉ, दैट इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI जो हमारी है, दैट will be our controlling authority। क्या है हमारी? कंट्रोलिंग अथॉरिटी है हमारी RBI। क्योंकि आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वहां पे दिखेगा कि बहुत सी जगह ऐसा लिखा आएगा कि आपको RBI का प्रायर अप्रूवल चाहिए। ठीक है, तो बहुत सी जगह हमको RBI का प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है। तो RBI हमारी क्या है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये कानून बना हुआ है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और एक बॉडी है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, उसको आप लोगों ने सुना भी होगा, उसका नाम है ईडी। उसका नाम है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसको मैं बोलता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव, या तो आप मैनेजिंग भी बोल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजिंग अथॉरिटी इसको मैं बोलता हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजिंग अथॉरिटी, इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है छापा मारना। इनका काम क्या होता है? छापा मारना। अगर आपने इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर कोई भी घपला किया हुआ है और इनके नॉलेज में अगर आ जाता है तो भाई साहब ये क्या करते हैं? छापा मारते हैं। आपको पता है बहुत से हमारे पॉलिटिशियंस हैं जिनके यहाँ पे छापा पड़ चुका है, लाइक सोनिया गांधी, राहुल गांधी। ठीक है, और आज की डेट पे एट प्रेजेंट आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल के पास भी समन पहुंचा हुआ है। कहां से? ईडी के पास से। पी चिदम्बरम, उनके पास भी ये छापा मार चुके हैं। और बहुत एक्सेप्ट्रा 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 कर लो, बहुत से ऐसे लोग हैं जहां पे ईडी का छापा पड़ चुका है। ईडी क्या करता है? छापा मारता है। अगर इसके नॉलेज में आ जाए कि आपने फेमा के अंदर कोई घपलेबाजी
करी हुई है। समझ आता है? छापा मारता है और साथ में क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन करता है। इनका काम और क्या है? इन्वेस्टिगेशन का। किसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे सर? इन्वेस्टिगेशन ऑफ व्हाट? वॉयलेशन। किसका वॉयलेशन सर? वॉयलेशन किसका? वॉयलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर आपने वॉयलेशन किया हुआ है तो ये क्या करेंगे? ये करेंगे फॉरेन एक्सचेंज लॉज बोल देता हूँ, ठीक है? फॉरेन एक्सचेंज लॉ जो आपका फेमा का लॉ है, तो ये क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर आपने क्या करा है? फॉरेन एक्सचेंज लॉज जो है उसका अगर क्या करा है? वॉयलेशन किया है। और साथ में क्या करते हैं उसके बाद? इम्पोज पेनल्टी। इम्पोज व्हाट? इम्पोज पेनल्टी। इनका काम ये सब है। आता है समझ? क्लियर है? तो ये बॉडीज हैं हमारी। एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, एक आपका आरबीआई है जहां पे बहुत जगह अप्रूवल चाहिए होता है, और उसके बाद एक आपकी है एनफोर्समेंट डायरेक्टर। अगर आपने कोई भी घपलेबाजी एंड ऑल करी है या वॉलेशन करा है फॉरेन एक्सचेंज लॉज का, तो भाई साहब आप इसकी रडार में आ जाएंगे। क्लियर है? आता समझ? अच्छा सर, ये जो फेमा है ये कहाँ पे अप्लाई होता है? बेटा ये जो फेमा है, ये फेमा जो है, इट इज अप्लाइड टू होल ऑफ इंडिया। इट इज अप्लाइड टू होल ऑफ इंडिया। सर क्या सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया में ही अप्लाई होता है क्या? ऐसा है कि सिर्फ ये इंडिया में अप्लाई होगा? नहीं, इंडिया के बाहर वाला केस भी बताता हूं। अब जैसे कि मान लिया जाए, अगर कोई इंसान है, अगर कोई इंसान है जिसका कोई ब्रांच या जिसकी कोई ऑफिस या जिसकी कोई एजेंसीज कहाँ पे है सब? आउटसाइड इंडिया है। कहाँ पे है? आउटसाइड इंडिया पे है। बट 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 ये जितने भी ब्रांचेस हैं, ऑफिसेज हैं और ये एजेंसियाज हैं, ये क्या हो रही है? कंट्रोल हो रही है। कंट्रोल्ड या ओन्ड, कंट्रोल्ड या ओन्ड बाय रेसिडेंट इन इंडिया, बाय एनी रेसिडेंट कहाँ का? इन इंडिया। समझ आ रहा है? तो अगर कोई ब्रांच है, कोई ऑफिस है आपका, कोई एजेंसी है, कहाँ पे है? इंडिया में नहीं है। इंडिया में होती तो लगेगा ये लॉ, कोई दिक्कत ही नहीं। वो तो ऊपर मैंने लिख दिया होल ऑफ इंडिया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ आता है? तो क्या है? ब्रांच है, ऑफिस है, कोई एजेंसी है जो कि कहाँ पे है? आउटसाइड इंडिया है। इंडिया में नहीं है, कहाँ पे है? बाहर इंडिया के। मगर उसकी जो कंट्रोलिंग पावर है, उसकी जो ओनरशिप है, वो किसके पास है? रेसिडेंट इन इंडिया के पास है। तो भाई साहब, तो भाई साहब इनके ऊपर भी ये कानून अप्लाई हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो इनके ऊपर भी क्या हो जाएगा? कानून अप्लाई हो जाएगा। कब अप्लाई होगा? कब अप्लाई होगा? when any violation has been committed by these agencies, ये जितने भी आपकी एंटिटीज, ये जितनी भी आपकी एंटिटीज है, अगर इन्होंने कोई भी वॉयलेशन किया, समझ आ रही है? वॉयलेशन किया, कहां पे वॉयलेशन किया? इफ वॉयलेशन कमिटेड, कहां पे? आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया, तो सर ये भी क्या हो जाएंगी? दैट विल बी कवर्ड अंडर दिस एक्ट। कौन सा एक्ट? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। समझ आ रहा है? भले ही एंटिटीज बाहर हैं, मगर उनकी जो कंट्रोलिंग है या ओनरशिप है किसके पास है? इंडियन के रेजिडेंट के पास है। और आपने कोई घपलेबाजी कर दी तो भाई साहब आप भी किसके रडार में आ जाओगे? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के ऊपर आ जाएंगे आप, और उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आता है समझ? क्लियर है? अच्छा एक और चीज आपको बता देता हूं इसके बारे में हल्का सा, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। इसके अंदर ना हम लोग को दो अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग को दो अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है। दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक आपका, दो तरह के अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस होती है अगर बोला जाए। एक होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, दो तरह के ट्रांजैक्शंस की रिलेटेड बात करेंगे इसके अंदर। और एक होती है आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एक्चुअल में है क्या चीज, ये मैं आपको हल्का सा बता देता हूं, फिर बाकी तो डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे। क्या होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? दो तरीके से बताऊंगा, दो एंगल से बताया जाएगा इसमें। पहला क्या है कि अगर कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, कोई भी पर्सन, पीआरआई लिख दे रहा हूं मैं, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, ठीक है? और उसने क्या किया है? उसकी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है किसके अंदर? एसेट्स और लायबिलिटीज में। एसेट्स या लायबिलिटीज में। कोई भी पर्सन कौन है? रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, और क्या हो रहा है? उसके एसेट्स में इंक्रीज या
डिक्रीज हो रहा है कुछ, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है किसकी, एसेट्स और लाइबिलिटीज, कहां पे मगर सर, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। क्लियर है, कोई भी क्या है, पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, उसके एसेट्स में क्या हो रहा है या लाइबिलिटीज में क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है उसकी एसेट्स, ठीक है, खरीदेगा तो ऑब्वियस बात है एसेट्स इंक्रीज होंगी, ठीक है, बेचेगा तो कम होंगी, समझ आ रहा है, तो उसकी एसेट्स में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, या तो डिक्रीज हो रहा है, या तो लाइबिलिटीज में इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, मगर कहाँ हो रही है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में कवर होगा। और दूसरी तरीके से एक और बोला जाए, दूसरी तरीके से एक और बोला जाए, पर्सन कोई है रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, रेसिडेंट कहाँ का है, आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया नहीं, आउटसाइड इंडिया, अब उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज में क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, मगर कहां पे हो रहा है सर, इन इंडिया हो रहा है, इन इंडिया हो रहा है, तो ये भी सर इसको बोलते हैं, ये भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो क्या बोल सकता हूं कि परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ शेयर्स एक्सेट्रा, ठीक है, समझ आ रहा है, कोई इंडियन रेसिडेंट है, उसने क्या करा है, फॉरेन में जाके क्या करा है, कोई बिल्डिंग परचेज करी, ठीक है, कोई लैंड परचेज करी, वहां के स्टॉक मार्केट में कुछ सिक्योरिटीज परचेज करी, तो ये सब को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं ये सब, समझ आ रहा है, ये सब क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब सर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती है, सिंपल सा लिखा हुआ है, सिंपल सा लिखा हुआ है कि एनी ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, कोई भी ट्रांजैक्शंस जो कैपिटल अकाउंट नहीं है वो क्या है, सब के सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है। और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए एक लिमिट दी गई है आपको, लिमिट क्या दी गई है, एक लिमिट है इसमें कि आप पूरे साल भर में, आप पूरे साल भर में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कितनी कर सकते हो, 2.5 लाख, 2.5 लाख डॉलर की, 2.5 लाख डॉलर की आप एक साल में क्या कर सकते हो ट्रांजैक्शन, मतलब एक साल में आप 2.5 लाख डॉलर को स्पेंड कर सकते हो, और ये इंडिविजुअल बेसिस पे है, ठीक है, पर पर्सन। अगर मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, भाई बहन पापा मम्मी, तो हम लोग चारों मिलके क्या कर सकते हैं, 10 लाख डॉलर की क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी अप्रूवल्स एंड ऑल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइक एग्जाम्पल अगर ले लो, लाइक एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं बाहर पढ़ने गया, ठीक है, बाहर पढ़ने गया, तो वहां पे मैं जो कॉलेज की एंड फीस एंड ऑल दे रहा हूं, तो वहां पे 2.5 लाख डॉलर तक मैं दे सकता हूं विदाउट एनी प्रॉब्लम, समझ आ रही है, तो एजुकेशन पर्पस के लिए गया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेडिकल पर्पस के लिए गया हूं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मैं गया, ठीक है, तो वहां पे भी 2.5 लाख डॉलर तक के लिए आराम से मैं पैसा दे सकता हूं विदाउट एनी प्रॉब्लम, मेडिकल पर्पस, या मेडिकल ट्रीटमेंट लिख देता हूं, चलिए, और आराम इजी हो जाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा सर, घूमने फिरने जा रहे हैं, ट्रैवल पर्पस के लिए जा रहे हैं, ट्रैवलिंग के लिए, तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 लाख डॉलर तक आपको दे दिया, खर्च कर लीजिए पूरे एक साल में, 2.5 लाख डॉलर बहुत होता है, ठीक है, तो ट्रैवलिंग पर्पस हो गया, क्लियर है, एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी चीजें हैं जिसमें आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ रहा है समझ। तो इन चीजों के बारे में और भी डिटेल में बातें करूंगा जब हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर को डील करेंगे, बहुत बढ़िया चैप्टर है, ठीक है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे एक और आते हैं, एक चैप्टर का नाम है FCRA, FCRA, नेक्स्ट चैप्टर आपका है FCRA, इसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, बाहर वाले लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं भाई साहब, ये जो लॉ है ये हम जैसे लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होता, पहली बात, मतलब नॉट अप्लाइड ऑन अस। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा, सर अगर हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, अभी बताता हूं किसके ऊपर अप्लाई, हम जैसे इंसान, मतलब मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होगा, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सर तो ये अप्लाई किसके ऊपर होगा, भाई साहब दिस लॉ
applied to MPs, member of parliaments, MLAs, member of legislative assemblies, political पार्टीज, इनके ऊपर अप्लाई हो रहा है। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द नॉर्मल कोर्ट्स, ठीक है, जितने भी कोर्ट्स हैं जजेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और बोल सकता हूँ सर जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके ऊपर अप्लाइड हो रहा है, एक्सेप्ट्रा, ठीक है। ये इन लोगों के ऊपर अप्लाई होता है। मतलब क्या है, मतलब क्या है सर, ये कानून ये बोलता है कि भाई साहब आप लोग MP MLA पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल, जिसकी बातें मैं कर रहा हूं, कि आप लोग बाहर वाले लोगों से, जो फॉरेनर्स हैं, उनसे कोई गिफ्ट नहीं ले सकते, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, आप उनसे कोई भी गिफ्ट एंड ऑल नहीं लेंगे। समझ आ रही है? तो मतलब ये क्या बोलता है, कानून बोलता है, या ऐसे मैं बोल सकता हूं, ये जितने भी लोग हैं दे कैन नॉट टेक व्हाट, गिफ्ट्स फ्रॉम फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? दे कैन नॉट टेक गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन, और गिफ्ट का नेचर कोई भी हो सर, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, आप गिफ्ट एंड ऑल नहीं ले सकते। क्योंकि भाई साहब एक बात बताओ, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी को ऑब्वियसली बात है फंड्स की जरूरत होती है, पॉलिटिकल पार्टी को फंड्स की जरूरत होती है इलेक्शन एंड ऑल में। अब फॉरेन पार्टीज ने अगर बाहर से कुछ पैसा ले लिया, बाहर के कोई मिनिस्टर्स हैं या बाहर के कोई कंट्रीज से कुछ पैसा ले लिया और पार्टी वो जीत गई, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपको उस, जो आपका फॉरेन इन्वेस्टर है जिसने आपको पैसा दिया है, जिसने आपको कंट्रीब्यूशन दिया है, फिर आपको उसकी बातें भी माननी पड़ेंगी। अब कोई न्यूज़ चैनल वाला है, उसने बाहर वाले कंट्री के किसी लोग से पैसा ले लिया, तो भाई साहब क्या हुआ का कि इंडिया में क्या पता फिर इंडियन पॉलिटिशियंस की या इंडियन लोगों की न्यूज़ ना चल रही हो, बाहरी के बारे में बार बार बता रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा हो। समझ आ रहा है? तो ऐसा नहीं होगा। जजेस एंड ऑल हैं, अब जजेस एंड ऑल ने उनसे कोई गिफ्ट एंड ऑल ले लिया, अब कोई डिस्प्यूट फंस गया, कोई इंडियन सिटीजन और उस फॉरेनर के चक्कर में बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया, तो ऐसा ना हो जज उसकी तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए और फैसला उसके फेवर में देने लग जाए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? तो ये कानून को बनाया गया है, ये एक रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप लोग फॉरेन सोर्स से कोई भी कंट्रीब्यूशन एंड ऑल नहीं लेंगे इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, भले ही वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो। तो ये चैप्टर इससे डील करेगा, हम लोग बहुत डिटेल में इसके भी बात करेंगे, इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक और चैप्टर है हमारा, एक और चैप्टर है, उसका नाम है FDI। सुना होगा आपने, सुना होगा आपने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDIs। FDIs में क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब मैं बोल सकता हूं सर, फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, और इसको मैं बोल देता हूं फॉरेन एंटिटीज बोल देता हूं, ठीक है, एंटिटीज। फॉरेन एंटिटीज जो है क्या कर रही हैं, इन्वेस्टिंग कहां पे सर, इन इंडिया। फॉरेन एंटिटीज क्या कर रही हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, इंडिया में क्या कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही है। बस अब इसको जब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको देना है, और अगर आप आंसर उसका समझ गए तो मतलब आपका ये चैप्टर आ गया। लाइक एग्जांपल मैं आपको पूछूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, लीजिए क्वेश्चन 1, एक क्वेश्चन 1 पूछता हूं आपसे, आपको यहीं से समझ आएगा। देखिए, लाइक विच फॉरेन एंटिटीज, which foreign entities can invest in India? क्या हर एक एंटिटी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है, या सर कोई इसकी लिस्ट है कि ये एंटिटीज इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है? आ रहा है समझ? यस सर। तो ऑब्वियसली एक इसकी लिस्ट है जहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी एंटिटीज इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती हैं। इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मैं बताऊंगा। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बता पूछता हूं, एक और क्वेश्चन। अच्छा सर, in which type of, in which type of
Indian entities, in which type of Indian entities FDI is allowed? ओहो सर, किस इंडियन एंटिटीज, अब इन्वेस्टमेंट अगर कोई बाहर वाला करेगा तो भाई इंडिया में कोई एंटिटीज के अंदर ही इन्वेस्ट करेगा ना, ठीक है। तो कौन सी ऐसी एंटिटीज हैं इंडिया में जहां पे एफडीआई इज अलाउड? हाँ, क्या हर जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ, या कुछ ऐसी एंटिटीज है जहां पे इन्वेस्टमेंट इज अलाउड, जहां पे एफडीआई इज अलाउड? ये भी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा सर, अब एक और चीज, अच्छा सर, सर व्हाट काइंड ऑफ instrument, what kind of instrument can be issued, can be issued by Indian entities, by Indian entities to foreign investors? अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्होंने आपके पास इन्वेस्ट तो कर दिया, अब उनको कोई आप इंस्ट्रूमेंट दोगे ना उसके बदले में। हाँ, इक्विटीज हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए एंड ऑल एक्सेप्ट्रा एंड एक्सेप्ट्रा, आप कुछ तो दोगे उनको कि नहीं दोगे उसके बदले में? तो कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में या बदले में आप उनको दे सकते हो? ऐसा नहीं कुछ भी मन में आया आप दे देंगे, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन या एक और चीज बताता हूं आपको, एक और चीज इसके अंदर है, फोर्थ पॉइंट में बता देता हूं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करने के ना, इन्वेस्टमेंट एफडीआई के देयर आर टू रूट्स, एफडीआई के देयर आर टू रूट्स ऑफ इन्वेस्टिंग, या बोल सकता हूं इन्वेस्टिंग के दो रूट्स है, इन्वेस्टिंग के तो टू रूट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडिया। एक रूट को हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट, एक को बोलते हैं ऑटोमेटिक और एक को बोलते हैं हम लोग अप्रूवल रूट, ठीक है। एक है ऑटोमेटिक रूट और एक है अप्रूवल रूट। तो अब ये ऐसा भी है कि कहां कहां पे इन्वेस्ट करने के लिए हाँ हमें कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, तो वो आएगा ऑटोमेटिक में। और कहां कहां पे इन्वेस्ट करने के लिए हमको पहले अप्रूवल चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए होता है, वो आएगा आपका अप्रूवल रूट के अंदर। आता है समझ? आता है समझ कि नहीं आता है समझ? बताइए भाई, आता है समझ? क्लियर है? तो ये चीजें हम लोग को पढ़नी है। और एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और है, पूछ लेता हूं। चलो एक क्वेश्चन और है जिसके बारे में हल्का सा बता देता हूं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ लिमिट इज अलाउड? कितना परसेंटेज आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसी इंडियन एंटिटीज के अंदर? कितना परसेंटेज आप इन्वेस्ट कर सकते हो? तो इसके लिए सिंपल से मैं आपको बता देता हूं कि डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट लिमिट्स। समझ आ रहा है? अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग लिमिट्स आपकी सेट हैं, अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग लिमिट्स आपकी सेट इसके अंदर करी गई है, ठीक है। आप चाहो तो अपने एक होली ओन सब्सिडरी भी यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। कोई फॉरेन एंटिटीज है, ठीक है, कोई फॉरेन कंपनी है, उसने अपने यहाँ पे होली ओन सब्सिडरी क्रिएट कर दी, तो उसका मतलब 100% इन्वेस्टमेंट हो गई। समझ आ रहा है? 100% इन्वेस्टमेंट हो गई। कहीं कहीं द लिमिट इज गिवन 74%। मेनली जो आपको लिमिट्स बता दे रहा हूँ कितनी आपको पढ़नी होगी, एक होगी 100% वाली कि कहाँ पे आप 100% कर सकते हो, एक आपका गिवन है 74% वाला कि जहाँ पे आप अपनी 74% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मतलब 74% आपकी होल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। और कहीं आपका होगा 51%, कहीं पे आपका है कि 51%, और कहीं कहीं आप पढ़ोगे 49%। क्लियर है? और बहुत सी कम जगह, एक जगह और आप पढ़ लोगे और होगा, वो होगा आपका 26% के बारे में, कि इतना परसेंटेज आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट एंड ऑल कर सकते हो। तो ये कुछ आपकी बेसिक लिमिट्स हैं जो हम लोग को देखने को मिलेंगी। क्लियर है? आता है समझ कि नहीं आता है समझ? ठीक है। तो ये सब चीजें आप कहाँ पढ़ेंगे? एफडीआई के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप पैसा लगा दोगे और किसी टाइप का भी हम इंस्ट्रूमेंट आपको दे देंगे और कोई भी परसेंटेज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समझ आ रही है? सबको गवर्न करने के लिए कानून बनाया गया है। क्लियर है? तो ये सब चीज हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? एफडीआई के चैप्टर में पढ़ेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं, एक और चैप्टर हमारा है, उसका नाम है ओडीआई। ओडीआई मतलब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? ये जस्ट अपोजिट है किसका? एफडीआई का।
एफडीआई में क्या हो रहा था सर? एफडीआई में हो रहा था सर, फॉरेन एंटिटीज है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही थी, इंडियन एंटिटीज में इन्वेस्ट कर रही थी। अब यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा सर इसमें? यहाँ पे सर हो जाएगा सर इंडियन इन्वेस्टर्स या इंडियन एंटिटीज बोल देता हूं, क्या करेंगी? इन्वेस्ट कर रही हैं कहां पे? आउटसाइड इंडिया, जस्ट अपोजिट ऑफ एफडीआई। वहां पे फॉरेनर्स आके इन्वेस्ट कर रहे थे इंडिया में, अब यहाँ पे हम इंडियंस या हम इंडियन एंटिटीज क्या कर रही हैं जाके वहां पे कर रहे हैं। क्लियर है? और इसमें भी ना दो तरह की लिमिट्स आपको बताई गई है, दो तरह की लिमिट्स यहाँ पे गिवन है इसके अंदर, दो तरह की लिमिट्स हैं, दो तरह की लिमिट्स है। एक आपकी लिमिट है आपकी एनुअल लिमिट, इस एक साल भर में आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, और एक आपकी है ओवरऑल लिमिट। ठीक है कि ओवरऑल आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। क्लियर है? और अगर आप विद इन लिमिट हो, अगर आप विद इन लिमिट आप इन्वेस्ट कर रहे हो भाई साहब, कोई इशू नहीं, नो इश्यूज नो प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप ओवर लिमिट जा रहे हो, ठीक है, लिमिट के बाहर जाके आप इन्वेस्ट कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, तो मैं लिख देता हूं ओवर लिमिट अगर आप गए, ठीक है, ओवर लिमिट गए तो भाई साहब इसके लिए यू नीड प्रायर आरबीआई अप्रूवल। क्या चाहिए आपको? प्रायर आरबीआई अप्रूवल चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई जो लिमिट है आप बोलो लिमिट लिमिट छोड़ो, जो मन करना है मैं तो लगा दूंगा पैसा, मुझे बहुत फायदा होगा वहां से। ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं है। मतलब आप सोचो आपके पास पैसे हैं, आपको पैसा लगाना है, आपको इन्वेस्ट करना है, मगर उसके लिए भी एक दायरा सेट किया गया है। ठीक है? ऐसा नहीं तो फिर भाई साहब दिक्कत हो जाएगी, पैसा यहाँ पे आप कमाओगे लगाओगे बाहर, नुकसान तो भाई साहब हमको होगा ना फिर। क्लियर है? ठीक है, तो हर एक चीज के लिए एक लिमिट सेट है, तो विद इन द लिमिट है नो इश्यूज, मगर एक ओवर लिमिट आप जा रहे हो, लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, तो प्रायर आरबीआई अप्रूवल इज नीडेड। आता है समझ? क्लियर है? तो ये इसके बारे में भी हम लोग बहुत सा डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट एक आपका चैप्टर है दैट इज ईसीबी। ईसीबी का फुल फॉर्म है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स तो मतलब क्या हो रहा है? एक्सटर्नल मतलब बाहर, ठीक है, कमर्शियल का मतलब बिजनेस से रिलेटेड कुछ है, और क्या है? बोरोइंग है, मतलब आप पैसा ले रहे हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप इंडियन हो, आप क्या कर रहे हो? बिजनेस पर्पस के लिए आप पैसा बाहर से ले रहे हो। यही हो रहा है क्या? यस सर, एकदम यही मतलब है। इसके अंदर क्या है? बोरोइंग मनी, बोरोइंग मनी कहां से सर? फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया सर। अच्छा, कोई ये बोरो तो कर रहे हैं, किस लिए बोरो कर रहे हैं? किस लिए बोरो कर रहे हैं सर? बिजनेस पर्पस के लिए। किस लिए? बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं, तब ये आपका लॉ आपका अप्लाई होगा। कौन सा? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अच्छा सर एक बात बताइए, हम बाहर से बोरो क्यों कर रहे हैं? हमारे पास इंडिया में बहुत से बैंक्स हैं, बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हम लोग वहां से बोरो कर लेते हैं ना, बाहर से क्यों बोरो कर रहे हैं? बाहर से इसलिए बोरो कर रहे हैं क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो ब्याज देना पड़ेगा, दैट इज वेरी लो इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया, इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया। अब इंडिया में अगर हम लोन लेंगे, अगर हमको 100 करोड़ का लोन लेना है, तो भाई साहब इंडिया में हम लोग लोन लेंगे तो भाई 10%, 11%, 12% हमको ब्याज देना पड़ जाता है। मगर बाहर से अगर हम लोन उठा रहे हैं तो वहां पे बोल रहे हैं आओ भाई 2%, 3%, 4% में लोन ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है? तो हम लोन क्या कर रहे हैं? बाहर से ले रहे हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए। मगर सर एक बात बताओ, अगर ऐसा होने लग जाएगा तब तो भाई हमारे जो बैंक एंड ऑल है ये सब तो बंद हो जाएंगे, बैंक एंड ऑल बंद हो जाएंगे, सब जाके बाहर से पैसा लेंगे फिर। क्यों भाई? मगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक बात सुनो, अब बाहर से आप पैसा लोगे, अब ध्यान से सुनो, अब बाहर से आप, मैं बोलता हूँ आप यूएस से लोन ले रहे हो, बाहर से पैसा जब लोगे तो आप पैसा किस में लोगे सर? डॉलर्स में पैसा लेंगे। किस में पैसा लोगे? डॉलर्स में आपने पैसा लिया। मैं बोलता हूँ आज की डेट में आपने 100 करोड़ का लोन लिया है, 100 करोड़ का लोन लिया है, मैं डॉलर्स की मैं मान रहा हूँ, ठीक है, आप किस में ले रहे हो? 1 लाख डॉलर्स आपने लिए। क्लियर है? कहाँ से लिया? बाहर से। आज की डेट में डॉलर की जो वैल्यू है मैं बोल देता हूँ 85 है, ठीक है, मान के चल रहा हूँ 85, जो आपको चेक करना आप कर लेना आज की डेट में क्या चल रहा है, क्योंकि फ्लक्चुएट होता रहता है। मैं बोल देता हूँ आज की डेट में 85 रुपीज $1 है। मैंने कितना लिया है? 1 लाख डॉलर का लोन लिया।
क्लियर है? मगर जो लोन मैंने लिया है, हाँ, वो है सर फॉर द पीरियड ऑफ 10 years। 10 साल तक के लिए मैंने लोन लिया है, 10 साल तक के लिए लोन लिया। अब आपको पता है कि भाई साहब ये डॉलर जो है क्या हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, डॉलर की वैल्यू हमेशा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब आपका टाइम हो गया 10 साल खत्म। अब आपने देखा 10 साल बाद ये 85 रुपीज जो था ये पहुंच गया है 150 रुपए, ये पहुंच गया है 200 रुपए। अब भाई साहब आपको करनी है रीपेमेंट, आपको क्या करनी है, रीपेमेंट। और रीपेमेंट आपको किस में करनी है, डॉलर में करनी है, डॉलर में करनी है। आपको समझ आ रही है? तो अब डॉलर में अगर आपको रीपेमेंट करनी है तो आप सोचो जो कन्वर्जन होगा कितना जबरदस्त होगा। आपने लिया तो लोन था 85 रुपए के हिसाब से, रीपेमेंट करनी पड़ेगी 150 या 200 के हिसाब से। तो भाई साहब नुकसान हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना नुकसान। तो नुकसान अगर भले ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लेस, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कहीं फायदा है तो भाई साहब घाटा भी है कहीं ना कहीं। समझ आ रही है? क्योंकि अगर ऐसा होने लग जाएगा फिर भाई साहब इंडियन बैंक्स तो सब बंद हो जाएंगे, बाहर से पैसा ले लग जाएंगे सब बिजनेस पर्पज के लिए। आ रहा है ना समझ? क्लियर है? तो इसको डील करेगा ये चैप्टर, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग वाला ये लॉ है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से बिजनेस पर्पसेस के लिए आप लोन एंड ऑल ले सकते हो एंड ऑल, सब कुछ वहां पे हम लोग को पढ़ना है। क्लियर है? आता है समझ? आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा एक चैप्टर और है, इसका नाम है FTP। इसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। क्या है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये जो FTP है, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट किस लिए बना रही है? सिंपल सा एक है, मैं लिख देता हूं। दीज आर द पॉलिसीज टू प्रमोट व्हाट, दीज आर द पॉलिसीज टू प्रमोट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, किसको प्रमोट करने के लिए? एक्सपोर्ट को। ठीक है, पॉलिसीज टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड, और एक और लिख देता हूं, एंड टू फैसिलिटेट, एंड फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। भाई साहब एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए पॉलिसी बना रहे हैं और साथ साथ में बिजनेस को आप इजी वे में कर सको तो उसके लिए आपको कुछ फैसिलिटीज भी सरकार आपको प्रोवाइड करती है। समझ आती है? क्लियर है? हाँ, अच्छा सुनो, अब हम जो इंडियंस हैं, अब हम जो इंडियंस हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं कि भाई साहब हमारे पास ना एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी भी हमारी कंट्री ना डेवलपिंग कंट्री है, अभी तक डेवलप्ड नहीं हुई। हमारे पास कोई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं है ना हमारे पास। तो इंडियंस हम लोग क्या कहते हैं कि सर हमारे पास नो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। पहली बात तो एक ये है इंडिया में। ठीक है, दूसरी बात हम बोलते हैं सर नो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, नो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। लो भाई, हाँ क्लियर है? तो हम बोलते हैं सर ये चीज़ें कमी है हमारे पास। और दूसरी चीज़, चलो सर हमारे पास अगर नहीं है, हमारे पास नहीं है, हम सोचते हैं कि चलो भाई हम क्या कर ले, इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो मैंने कोई बिजनेस डाला है, ठीक है, अब अपने आप को मान लो कि आपने कोई बढ़िया कोई बिजनेस डाला है, बढ़िया कोई फैक्ट्री डाली है। ठीक है, अब आपको बढ़िया बढ़िया कोई अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन्स चाहिए, अच्छा आपको रॉ मटेरियल चाहिए, मगर हमारे भारत में है ही नहीं। हो सकता है? ठीक है सर, आपने सोचा एक काम करते हैं कि काम करते बाहर से इंपोर्ट करा लेते हैं, बाहर से इंपोर्ट करा लेते हैं। आपने बोला चलो ठीक है इंपोर्ट कराते हैं, मगर जब आपने इंपोर्ट का सोचा और पता किया तो आपने देखा कि सर इंपोर्ट तो करा लेंगे मगर सर बहुत सा टैक्सेस पे करने पड़ जाएंगे हमको, उसमें बहुत सी इंपोर्ट ड्यूटीज हैं। तो मतलब दिक्कत क्या आ रही है, ना हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास सुपीरियर क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स है, और साथ में एंड इफ वी इंपोर्ट, और अगर हम इंपोर्ट करते हैं देन वी हैव टू पे व्हाट, वी हैव टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस, ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस, जो आपकी क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी, जो कस्टम्स एंड ऑल लगते हैं। क्लियर है? टैक्स के बारे में आपको नॉलेज होगी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, एग्जीक्यूटिव
ग्रुप 1 में ही पढ़ा होगा, ठीक है, और ग्रुप 2 में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। ग्रुप 1 में कब? ओल्ड में, ठीक, ओल्ड सिलेबस में, और ग्रुप 2 में आप पढ़ रहे साथ साथ, ठीक है, तो आपको जानकारी होगी वैसे हल्की फुल्की उसकी। चलिए, तो इफ वी इंपोर्ट वी हैव टू पे, तो ये दिक्कत है, ये सब क्या है? ये प्रॉब्लम्स हैं, ये जो आपके लिखी है ना, ये क्या है? प्रॉब्लम्स, कि ना टेक्नोलॉजी, ना भाई रॉ मटेरियल, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इंपोर्ट करेंगे तो भाई साहब टैक्स पे करना पड़ेगा, दिक्कत आ गई, दिक्कत आ गई। अब इसको, इसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट लेके आ गई आपके लिए पॉलिसी, गवर्नमेंट ले आया पॉलिसी। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, ठीक है, गवर्नमेंट, मैं मानता हूं गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाया, ठीक है, एग्जाम्पल एक ले आता हूं इस पे। अब इसको इसको सॉल्व करने के लिए कि भाई साहब ये तो दिक्कत है, ऐसे तो भाई क्या होगा, ना अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, ना अच्छा रॉ मटेरियल होगा, तो भाई हमारे जो इंडियन एंटिटीज हैं या जो फैक्ट्रीज हैं वो अच्छा कुछ प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगी, अच्छा प्रोडक्ट नहीं आएगा, तो भाई साहब कोई खरीदेगा नहीं, जब खरीदेगा नहीं तो भाई एक्सपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा तो भाई साहब फॉरेक्स नहीं आएगा। आ रहा है समझ? समझ आ रही है? हाँ, गवर्नमेंट को ये सब लगा, गवर्नमेंट टेंशन में आ गई। गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एक पॉलिसी बनाते हैं। तो गवर्नमेंट ने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक, इफ गवर्नमेंट comes up with a policy, comes up with पॉलिसी, गवर्नमेंट एक ले आई, पॉलिसी ले आई गवर्नमेंट। क्या पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई? गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप चाहो तो आप कैपिटल गुड्स को क्या कर लीजिए? इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला कैपिटल गुड्स को आप क्या करिए? इंपोर्ट करिए। कैपिटल गुड्स को क्या करिए? जो आपकी प्लांट एंड मशीनरीज एंड ऑल है, कैपिटल गुड्स को क्या करिए? आप इंपोर्ट करिए। क्लियर है? और आपको क्या करना होता है? अब जैसे कि मैं बोलता हूं एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है, 100 करोड़ की मशीन है, मैंने 100 करोड़ की मशीन मैंने मंगाई। अब मुझे टेंशन ये है कि 100 करोड़ की मैं मशीन तो मंगा लूंगा, मगर भाई साहब उसमें 50 करोड़ 60 करोड़ तो भाई साहब मुझे इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है। कितनी पे करनी है? 50 या 60 करोड़, तो 100 करोड़ तो चला गया बाहर जहां से मैंने मशीन ली, और प्लस 50 करोड़ मुझे देना है अपनी भारत सरकार को। तो एक तरह से मुझे जो मशीन मिली वो तो 150 करोड़ की मुझे पड़ गई। समझ आ रहा है कि नहीं? 100 करोड़ की नहीं पड़ी, कितने की पड़ी? 150 करोड़ की पड़ी। अब मुझे वो लग रहा है कि भाई साहब 150 करोड़ बहुत ज्यादा अमाउंट है, 50 करोड़ मुझे टैक्स ही देना पड़ जा रहा है इसके लिए। तो हाँ चलो, मशीन तो चलो ठीक है, प्रोडक्शन करेंगे, मगर 150 करोड़ 50 करोड़ मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है। गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई। गवर्नमेंट बोलती है काम करिए, आप 100 करोड़ की मशीन है, खरीदिए, और आपका जो 50 करोड़ का जो टैक्स है जो आप मुझे पे करेंगे, जो आप मुझे पे करेंगे, ना पे करो, छोड़ो, ना पे करो, आप पे नो टैक्स। गवर्नमेंट ने बोला कोई आप मुझे टैक्स पे ना करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हम आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड कर देते हैं, हम आपको क्या कर देते हैं? एक लाइसेंस प्रोवाइड कर दे रहे हैं। इस लाइसेंस का नाम होता है, एक लाइसेंस गवर्नमेंट दे देगी जिसमें आपको कोई भी टैक्स पे करने की नहीं है। इस लाइसेंस का नाम होता है EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स। हम आपको एक एक्सपोर्ट प्रमोशन का कैपिटल गुड्स का हमसे लाइसेंस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या बोल रही है? हमने तो सेक्रीफाइस किया, हमने क्या सेक्रीफाइस किया? हमने 50 करोड़ की कस्टम ड्यूटी जो या इंपोर्ट ड्यूटी हमारी है, हमने उसका सेक्रीफाइस कर दिया। अब उसके बदले हमको कुछ तो चाहिए। तो गवर्नमेंट बोलती है एक काम करिए, आप एक काम करिए, आपने आपने आपको जितना भी टैक्स का हमने छूट दी है, 50 करोड़ की टैक्स की छूट दी है ना, आप एक काम करिए, उसका 6 गुना आप एक्सपोर्ट करिए, उसका आप क्या करिए? 6 गुना एक्सपोर्ट करिए, दैट्स इट। तो 50 करोड़ का हमने आपको टैक्स की छूट दी, तो 50 × 6 कितना हो गया? 300 करोड़। आप 300 करोड़ का क्या करिए भाई साहब? आप 300 करोड़ का बस आप क्या कर दीजिए? एक्सपोर्ट कर दीजिए, दैट्स इट। गवर्नमेंट को आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट को क्या पता है कि इसके पास कैपिटल गुड, अच्छी मशीन आ गई, अच्छा प्रोडक्शन करिए, और उससे आप अपना एक्सपोर्ट कितना करिए? 6 गुना एक्सपोर्ट करिए, 6 टाइम्स ऑफ द टैक्स अमाउंट जो आपको छूट दी हमने, उसको आप एक्सपोर्ट करिए। क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास फॉरेक्स आएगा। समझ आ रहा है? गवर्नमेंट ये सोच रही है, गवर्नमेंट को और मतलब नहीं है, गवर्नमेंट को चाहिए फॉरेक्स, बाहर का क्या चाहिए? डॉलर चाहिए गवर्नमेंट को। समझ आ रहा है? गवर्नमेंट बोल रही है आप ये कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा। तो ये जो लाइसेंस गवर्नमेंट देती है इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो FTP मैंने आपको शुरू शुरू में क्या बोला? पॉलिसीज टू प्रमोट एक्सपोर्ट। ऐसी पॉलिसी सरकार बनाती है जिससे क्या होता है?
क्या होता है, एक्सपोर्ट का प्रमोशन हो रहा है। एंड देखिए फैसिलिटेट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया ना, कहीं आपको कैपिटल गुड आपको प्रोवाइड कराई विदाउट पेइंग टैक्सेस, तो आपके लिए भी क्या हुआ, आप बिजनेस आराम से आप कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते, आ रहा है समझ। इसी तरीके रॉ मटेरियल्स के लिए भी होता है, ठीक है, इसी तरीके से रॉ मटेरियल्स के लिए भी होता है, क्लियर है। इसी तरह रॉ मटेरियल्स के लिए भी होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग चैप्टर डील करेंगे ना, मैं आपको रॉ मटेरियल्स वाला भी बताऊंगा, क्योंकि अच्छे क्वालिटी की सुपीरियर क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स हमारे पास होते नहीं, तो गवर्नमेंट उसमें भी बोलती है आप बाहर से इंपोर्ट कर लीजिए, उस पर कोई टैक्स एंड ऑल पे ना करिए, जितने का आपने इंपोर्ट किया है उसका कुछ परसेंटेज होता है, आपको बोल देगी आप इसको क्या करिए, प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करिए, ठीक है। हम लोग बात करेंगे जब हम लोग डील करेंगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर को डील करेंगे, आता है समझ, क्लियर है। चलिए एक और चैप्टर हमारा है उस चैप्टर का नाम है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, समझ आ रहा है। और आपको बता दूं ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, मेनली वैसे तो इनके बहुत से काम होते हैं, बहुत से फील्ड्स में, बहुत से सेक्टर्स में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में काम होता है, मगर मेनली जो ये है, मेनली वर्क ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मेनली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के एरिया में इन लोगों का काम होता है, ठीक है। और जितनी भी फैक्ट्रीज एंड ऑल हैं जो कि SEZ एरिया में है, फैक्ट्रीज एट SEZ, जितनी भी फैक्ट्रीज आपकी SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, भाई साहब जीरो इंपोर्ट ड्यूटी, कोई ड्यूटी नहीं, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी, ना कोई इंपोर्ट ड्यूटी है, ना कोई आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी है, कोई भी ड्यूटी एंड ऑल, बहुत से इनको फैसिलिटीज मिलती है, कोई आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ना तो आपको कोई लाइसेंस एंड ऑल लेने की जरूरत है, जो अभी आपने पढ़ा ना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आपको लाइसेंस लेना है, कोई लाइसेंस एंड ऑल लेने की जरूरत भी यहाँ पे नहीं होती, मैं लिख देता हूँ, नो नीड ऑफ टेकिंग लाइसेंस अंडर FTP, लिख देता हूँ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इनके लिए यही फैसिलिटीज है, आप इस जोन में अगर काम कर रहे हो तो आपको कोई भी लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और आज की डेट में अगर मैं बता दूं, एट प्रेजेंट देयर आर मोर देन देयर आर मोर देन 350 SEZ इन इंडिया, मोर देन 350 SEZs इन इंडिया। आपको अगर एग्जैक्ट नंबर देखना है आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, आपको एग्जैक्ट नंबर वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है। तो आज की डेट में मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता दिया हूँ, मोर देन 350 SEZs है, कहाँ पे, आपका इंडिया में है, क्लियर है। तो ये जो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर्ड हैं वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, ठीक है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज है, बहुत सी बड़ी बड़ी एंटिटीज़ हैं जिनकी यूनिट्स वहाँ पे SEZs में हैं, क्लियर है, आता है समझ। हम लोग बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, क्लियर है। अच्छा, एक और चैप्टर है हमारा, इसका नाम है कंपटीशन एक्ट, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। अब आपको एक बात बताऊं, जो ये चैप्टर है, जो ये चैप्टर है, ये EBCL जब था ना, पुराना एक्ट जो था, ओल्ड एक्ट जो था हमारा, ये ओल्ड सिलेबस जो था, वहां पे भी था, मगर वहां पे इसको एक सेपरेट पार्ट बनाया गया था, ठीक है, पार्ट सेपरेट पार्ट था, जो कि 25 मार्क्स का एक सेपरेट पार्ट था, कंपटीशन एक्ट, बहुत सिंपल चैप्टर। मैं तो चाह रहा था इस बार भी कुछ सेपरेट पार्टी बन के आ जाता, सो दैट बच्चों के लिए इजी हो जाता, मगर अब क्या किया, इसको 60 मार्क्स के पोर्शन में ही डाल दिया है यहाँ पे। अब पहले सेपरेट पार्ट हुआ था, बहुत स्कोरिंग, बहुत बहुत स्कोरिंग पार्ट था, मगर कोई दिक्कत नहीं है, एक्ट तो अभी भी हमारे पास है, मगर एक अब चैप्टर के नाम पे है, चैप्टर के बेस पे, और बहुत सिंपल चैप्टर, बहुत ईजी चैप्टर है, क्लियर है, आता है समझ। और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो मतलब एक इंटरप्रिटेशन करने वाले सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो इसके अंदर हैं, वो है सेक्शन नंबर 2 से लेकर सेक्शन नंबर 6 तक, 2 3 4 5 6। सेक्शन 2 तो आपका डेफिनेशन वाला होता है, उसके बाद थोड़ा 3 4 5 6, ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो हमको बहुत बढ़िया से पढ़ने हैं, समझने वाले सेक्शन, जहाँ पे इंटरप्रिटेशन का थोड़ा रोल होता है। मगर इसके अलावा जो भी सेक्शन बचे, सेक्शन नंबर 5 7 से लेकर सेक्शन नंबर 52 तक, ये सब आपके नॉर्मल सेक्शंस, ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा टेक्निकल पोर्शन है ही नहीं, कोई ज़्यादा टेक्निकल पोर्शन नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत इजी पोर्शन। मेनली जो इसका बेस है वो शुरू के सेक्शंस है 4 5, बाकी पूरा चैप्टर एकदम इजी, तभी मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, क्लियर है। अच्छा, ये जो कॉम्पिटिशन एक्ट है, ये आया कब था सर, ये आया था आपका
केम इनटू द ईयर 2000 टू 2002 में आया था, और इसने रिप्लेस किया था एक एक्ट को, रिप्लेस MRTP एक्ट। ठीक है, MRTP एक्ट को इसने क्या किया था, रिप्लेस किया था। ठीक है, तो आज की डेट में क्या है, कंपटीशन एक्ट। क्लियर है, समझ आती है। चलिए, अच्छा सर ये कंपटीशन एक्ट आया क्यों था सर, आया क्यों था सर, किसी चीज को रोकने के लिए आया था, व्हाट, टू प्रिवेंट एक्टिविटीज, लिख लीजिए, टू प्रिवेंट एक्टिविटीज दैट हैव एडवर्स इफेक्ट, किसके ऊपर, किसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन पे। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि भाई हम चाहते हैं कि भाई कंपटीशन हमेरा आपस में एंटिटीज के बीच में हमेशा बना रहे। ठीक है, मगर कोई कोई ऐसी एक्टिविटीज कर देता है इंसान जिससे क्या होता है, उसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, कॉम्पिटिशन्स के ऊपर के लिए। ठीक है, समझ आता है। और कैसे इसको आप प्रिवेंट करते हैं, कैसे प्रिवेंट किया जाता है, बाय एनफोर्सिंग पॉलिसीज, बाय एनफोर्सिंग, लिख देता हूं कॉम्पिटिशन पॉलिसीज, बाय एनफोर्सिंग कॉम्पिटिशन पॉलिसीज। और इस एक्ट के अंदर जो बॉडी है हमारी, एक बॉडी है जो इस एक्ट के अंदर, जिसके पास हम कहाँ जाते हैं, अपनी परेशानी लेके जाते हैं। इस एक्ट के अंदर एक स्टैचुरी बॉडी बनाई गई है जिसको बोला जाता है CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इट इज द स्टैचुटरी बॉडी, दिस इज द स्टैचुटरी बॉडी जो इस एक्ट के अंदर बनाई गई है। ठीक है, आता है समझ। ठीक है, और ये जो बॉडी बनाई गई है, दिस बॉडी इज क्रिएटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम कहाँ जाते हैं, अंडर दिस एक्ट हम लोग जाते हैं CCI के पास, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। क्लियर है, आता है समझ। तो ये चैप्टर को भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि भाई अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट हो रहा है हमारे कॉम्पिटिशन्स के ऊपर, तो भाई साहब हमारे पास क्या क्या रेमेडीज एंड ऑल है, ये सब चीज़ हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। क्लियर है, बहुत इजी चैप्टर, बहुत स्कोरिंग चैप्टर। नेक्स्ट आते हैं, एक और चैप्टर है हमारा रेरा। ठीक है, एक और चैप्टर हमारा है रेरा, रियल स्टेट से रिलेटेड चैप्टर है, रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट है हमारा। ठीक है, जिसको बोलते हैं रेरा, बोलते हैं रेरा। अब ये जो एक्ट है ये किसके ऊपर लगता है, आपको पता है किसके ऊपर पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक्ट अप्लाई होता है सर वो बिल्डर्स के ऊपर, जो रियल स्टेट वाले बिल्डर्स एंड ऑल है ना, बिल्डर्स लाइक, मैं बोल देता हूँ बिल्डर्स लाइक आपके बड़े बड़े बिल्डर्स, आपने सुना होगा अम्रपाली, ये सब बिल्डर्स जो आपके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जैसे आपका अम्रपाली हो गया, सुपरटेक हो गई, ठीक है, आपका JP कंस्ट्रक्शन हो गया। याद समझ आ रहा है क्यों मैं नाम ले रहा हूं इन सबका। हाँ, आपने इन सबको बिल्डर्स की इनकी बिल्डिंग्स देखी है बड़ी बड़ी, आप जाइए एक बार ग्रेटर नोएडा, एक बार आप देख के आइए, आप देखोगे लाइन से अपार्टमेंट्स पे अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट्स पे अपार्टमेंट खड़े करे इन लोगों ने। ठीक है, और भी है, और भी बिल्डर्स हैं जिन्होंने क्या करा हुआ है, अपार्टमेंट्स पे अपार्टमेंट खड़ा करा हुआ। अब इन्होंने करा क्या है, इन्होंने क्या करा, फ्लैट जो अपार्टमेंट इन्होंने क्या करा है, अब बोला कि भाई हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, प्रोजेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब हम जैसे नादान लोग, हाँ भाई हमको भी घर की जरूरत है, सस्ते रेट में मिल रहा है, तो इन बिल्डर्स ने क्या करा, इन बिल्डर्स ने क्या करा, दे ऑल हैव टेकन मनी, आपसे क्या लिया, मनी, टेकन मनी, कौन सा मनी, एडवांस में, वो बोलते हैं ना बुकिंग अमाउंट आपका। ठीक है, एडवांस में, इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, बुकिंग अमाउंट। आपसे बुकिंग अमाउंट ले ली, किसी से आप 20 लाख ली, किसी से 30 लाख ली, किसी से 50 लाख ली, और किसी किसी लोगों से तो करोड़ करोड़ रुपए भी इन्होंने बुकिंग अमाउंट ली है। समझ आया, क्लियर है, क्लियर है। मगर हुआ क्या, हुआ क्या, आज तक बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पोजेशन मिला ही नहीं, जिनको पोजेशन नहीं मिला, सबका इन्होंने क्या कर दिया, घपला कर दिया। क्लियर है, सब कुछ क्या कर दिया इन्होंने, घपला कर दिया। तो भाई साहब लॉ बनाया गया है
रेरा, सो दैट ये जो बिल्डर्स हैं, ये जो बिल्डर्स हैं, क्या करें ये बिल्डर्स? गेट रजिस्टर्ड, गेट रजिस्टर्ड बाय अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर क्या करें? अपना रजिस्ट्रेशन कराए, सो दैट प्रॉपर एक्शन इनके अगेंस्ट लिया जा सके अगर ये सब घपले घोटाले इन लोग करे। समझ आ रही है? आज की डेट में भी पोजेशंस नहीं मिले हैं लोगों को, समझ आ रही है आपको? ना पैसा मिला ना पोजेशन मिला, केस पे केस चले जा रहे हैं, तारीख पे तारीख चली जा रही है। समझ आ रही है? तो इन सब चीजों को रोकने के लिए ही ये कानून को लाया गया है। क्लियर है? तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा एक और चैप्टर, बहुत छोटा सा एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं बेनामी ट्रांजैक्शंस। क्या नाम है? बेनामी ट्रांजैक्शंस का चैप्टर है। और इसके अंदर सिंपल सा, बेनामी मतलब बिना नाम के ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, बिना नाम का। तो मतलब यहां पे क्या हो रहा है? आप यहां पे क्या कर रहे हैं? बाइंग, आप अपने आप को नहीं समझ लेना, ऐसे बोल रहा हूं मैं, बाइंग प्रॉपर्टीज, बाइंग प्रॉपर्टीज ऑन फिक्टिशियस नेम। समझ आ रही है? बाइंग प्रॉपर्टीज ऑन फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? फिक्टिशियस का मतलब ऐसी चीज जो कि एग्जिस्ट कर ही नहीं है, ऐसी चीज जो कि एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है भाई साहब, उनके नाम पे प्रॉपर्टीज लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। अब जैसे कोई नेता एंड ऑल होते हैं, वो क्या करते हैं? अब उनके पास पता है भाई काला धन तो बहुत है, अब उन्होंने क्या करा भाई, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी कहीं आउटस्कर्ट्स पे ले ली जाके। क्लियर है? समझ आता है? प्रॉपर्टी ले ली 50 करोड़ पे, हाँ, मगर अपने नाम पे नहीं ली है, किसी मिस्टर एक्स के नाम पे ले ली। अब छापा पड़ा, अब छापा पड़ा कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी है किसकी? देखा जाए, भाई मिस्टर एक्स की है। मिस्टर एक्स कौन है? पता ही नहीं है। मिस्टर एक्स कौन है? पता ही नहीं है, क्योंकि भाई वो पर्सन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मतलब ऐसे बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली आपने जो कि बंदा एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो भाई साहब जब ये छापा पड़ता है ना, हाँ, तो क्या होता है? ये कानून बोलता है कि छापा मारिए ऐसी प्रॉपर्टीज के ऊपर और क्या करिए? सीज, क्या करिए? सीज द प्रॉपर्टीज। तो ये जो आपका लॉ है किस लिए बनाया गया है? टू सीज द प्रॉपर्टीज, सीज द प्रॉपर्टीज, लॉज आर मेड। आ रहा है समझ? सीज द प्रॉपर्टी, तभी इन प्रॉपर्टीज को सीज करने के लिए ही कानून बनाया गया है। समझ आ रहा है? क्योंकि बहुत से ऐसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, अपने नाम पे नहीं ले रहे, क्योंकि अपने नाम पे लेंगे तो भाई साहब फंस जाएंगे ना, पूछा जाएगा पैसा कहाँ से आया। हाँ, तो ऐसे नाम पे ले लो जो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। भाई साहब जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो उन प्रॉपर्टी को तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? इसको उठाओ, सीज करो प्रॉपर्टी को। समझ आ रही है? क्लियर है? चलिए, तो इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। एक और चैप्टर बहुत सिंपल सा है, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नाम से ही समझ आ रहा है, नाम से ही समझ आ रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। ठीक है? मतलब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाया गया है। अगर भाई साहब आपको किसी ने, आपने, आपको किसी ने डिफेक्टिव गुड्स बेच दिए, डिफेक्टिव गुड्स बेचे, या तो सर्विसेज दी, डिफेक्टिव सब, ठीक है, डिफेक्टिव सर्विसेज दी, देन इन दैट केस यू कैन गो टू द कंज्यूमर कोर्ट। आप कहाँ जा सकते हो? कंज्यूमर कोर्ट में। और आज की डेट में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, नेशनल स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन है, नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशंस है, जो कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है? तो अलग अलग लोगों के पास, अलग अलग अथॉरिटी के पास, आपके पास आप अपना दर्द लेके, दुख लेके कि भाई साहब हमें ऐसा गुड्स दे दिया, वैसा गुड्स दे दिया, ऐसी सर्विसेज हमको प्रोवाइड कर दी, पूरा पैसा भी ले लिया, जिसकी वजह से हमको नुकसान एंड ऑल हो गया। ठीक है? तो अपना दुख दर्द लेके बहुत सी अथॉरिटीज इसके अंदर बनाई है, अलग अलग लेवल्स पे अथॉरिटीज बनाई है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पे बनाई है। आप उनके पास अपने दुख दर्द लेके जा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ योर गुड्स एंड सर्विस। सबकी जुरिस्डिक्शन डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? पिक्यूनरी बेसिस पे। ठीक है? मॉनेटरी बेसिस ऑफ द, या मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पे सबकी जुरिस्डिक्शन इज डिसाइडेड। ठीक है? डिस्ट्रिक्ट पे कब आप जा सकते हो, स्टेट के पास कब जा सकते हो, नेशनल के पास आप कब जा सकते हो। और एक और चीज बता दूं, नेशनल कमीशन से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो ना, तो वहां पे अपील करने की पावर आपके पास एक और होती है, जिसमें आप अपील कहाँ करते हो? सुप्रीम कोर्ट भी जाते हो।
क्लियर है, समझ आ रहा है? तो अगर आपके साथ धोखाधड़ी एंड ऑल हुई है, ठीक है, आपको बेवकूफ बनाया गया है, आपको डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई है, देन इन दैट केस फॉर योर रेमेडी आपके लिए अलग अलग अथॉरिटीज बॉडीज बनाई गई है, जहां पे आप जाके आप क्या कर सकते हो, अपना दुखड़ा सुना सकते हो। और आप क्या पा सकते हो, क्या पा सकते हैं वहां जाके आप, बताइए क्या पाएंगे वहां से? किस लिए जा रहे हो? सर रेमेडी चाहिए हमको, ठीक है, हमको न्याय चाहिए, तो आपको न्याय मिलेगा, ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ेंगे। एक चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, मगर चैप्टर बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आपकी डेफिनेशंस हैं, चाहे लाइक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर हम लोग डील करने वाले हैं, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चैप्टर है, आपने नाम सुना होगा लोगों का, मगर आपको ये नहीं पता होगा सर ये लोग किस लॉ के अंदर गवर्न होते हैं। एक चैप्टर है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, एक ये भी चैप्टर है आपका, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नाम से एक आपका चैप्टर है, ये देखिए। अब फ्यूगिटिव का मतलब क्या हो रहा है? फ्यूगिटिव, फ्यूगिटिव मतलब होता है जो भगौड़े लोग होते हैं भाई साहब, भगौड़े लोग होते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ, बड़े बड़े स्कैम करते हैं और भाग जाते हैं, आ रहा है समझ? बड़े बड़े स्कैम करते हैं यहाँ पे और क्या करते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं, समझ आ रही है? हाँ, अब आपको मैं बताऊं ये फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर किसको बोला गया है, मैं बता देता हूं। ऐसा पर्सन अगेंस्ट whom अरेस्ट वारंट इज इशूड, ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, किस लिए? फॉर शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। और कौन कौन से ऑफेंसेस, ये आपका एक्ट के अंदर दिया है, लॉ के अंदर दिया है कि कौन कौन से ऑफेंसेस के अंदर उनको अरेस्ट वारंट दिया गया है। या तो कोई ऐसा पर्सन जिसने 100 करोड़ या ज्यादा का ऑफेंस किया है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा का कोई क्या किया है, इकोनॉमिक ऑफेंस किया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर इनको बोला जाता है, समझ आ रहा है? मतलब अभी पूरी बात नहीं हुई है, क्या बोल रहा है? ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हुआ है ऐसे ऑफेंसेस के लिए जो कि शेड्यूल्ड ऑफेंसेस दिए हुए हैं लिस्ट, और या तो जिसने 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा का इकोनॉमिक ऑफेंस किया है, एंड किया क्या, एंड इन दोनों ने क्या किया, ये सब किया, एंड फ्लेड, उड़ गए, कहाँ पे? फ्लेड फ्रॉम इंडिया। किस लिए? किस लिए, क्यों भाग गए इंडिया छोड़ के, क्यों उड़ गए इंडिया से? टू एस्केप व्हाट, लीगल एक्शन। आता है समझ? क्योंकि इनको पता है कि हमने घपलेबाजी तो करी है, जल्दी से जल्दी यहां से गायब हो जाओ, अदरवाइज अदरवाइज लीगल एक्शन हमारे अगेंस्ट ले लिया जाएगा, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो इन जैसे लोगों के लिए कानून को बनाया गया, और स्पेशल कोर्ट्स आर एस्टैब्लिश्ड, स्पेशल कोर्ट्स आर established to deal with these matters, if special courts are established, क्लियर है? और इसके अंदर बहुत सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी हैं, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो देखना, आप बताऊंगा मैं आपको। बहुत सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जो क्या करती है, अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करती हैं, और इन जैसे लोगों की प्रॉपर्टीज को क्या करती हैं, कॉन्फिस्केट करती हैं। क्या करती हैं? प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करती हैं, और पूरी डिटेल्स क्या उन्होंने कॉन्फिस्केशन किया है, ये पूरी डिटेल्स किसको जाके देती हैं? स्पेशल कोर्ट्स को जाके प्रोवाइड करती हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ? क्लियर है? ठीक है, और एग्जाम्पल बताइए जरा, कौन कौन ऐसे लोग हैं, कौन कौन ऐसे महानुभाव हैं जो भाग चुके हैं यहाँ से घपलेबाजी करके? सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका विजय माल्या, लीजिए, पता ही होगा आपको, ठीक है, पता ही होगा। हाँ, अभी तक एक्स्ट्राडिशन इनका हुआ नहीं है, यूके में जाके छुपे हुए हैं, अभी तक एक्स्ट्राडिशन हुआ नहीं, मगर इट इज इन प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोसेस में अभी चल रहा है पूरा आपका विजय माल्या। और एक और भाई साहब हैं जिनको डायमंड मर्चेंट बोला जाता था, नीरव मोदी, मिस्टर नीरव मोदी, ठीक है, जो डायमंड बिजनेसमैन था, इनको डायमंड टाइकून बोला जाता था, ये भी कहाँ पे उड़ गए हैं? ये भी भाई साहब यूके में जाके बैठे हैं। एक और है बंदा मेहुल चोकसी, ठीक है, ये भी आपके
बैठे हुए हैं बाहर, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ ऐसे नेम है, आप गूगल पर डाल देना, आप गूगल पर डालना फ्यूगिटिव ऑफेंडर्स, पूरी लिस्ट खुल जाएगी आपके सामने भाई साहब, पूरी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी कौन कौन, और ये भी बता लिखा हुआ है वहाँ पे कहाँ कहाँ पे बैठे हैं जाके, किस किस कंट्री में है ये जाके, क्लियर है, आपको पूरा दिख जाएगा। तो इसके लिए भी एक कानून है जो हम लोग को पढ़ना है, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर वाला, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। आता है समझ, आता है समझ, क्लियर है। चलिए तो भाई साहब अब आपको बताऊं, ये आपके कुछ थे चैप्टर्स जो कि हम लोग को डील कहाँ करना है, ये मैंने आपको पूरे चैप्टर्स ये वाले बता दिए जो कि हम लोग को डील करना है पार्ट ए में, ये हमारे पार्ट ए के चैप्टर्स थे। अब आपको समझ आ रहा है कितने इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं ये, समझ आ रही है कितने जबरदस्त कितने इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं हमारे पार्ट ए के इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉस के, जो 60 मार्क्स के हैं, ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। आता है समझ, आता है कि नहीं समझ, आता है समझ। हाँ अब मैं आपको बताता हूं, चलिए अब मैं आपको बताता हूं पार्ट बी। पार्ट बी हमारा कौन सा है, पार्ट बी हमारा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस का, और यहां पे हम लोग को 5 चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है। नंबर 1 इज पेटेंट्स, नंबर 2 इज ट्रेडमार्क्स, उसके बाद एक कॉपीराइट, उसके बाद जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, और उसके बाद इंडस्ट्रियल डिजाइन्स के बारे में पढ़ना है। चलिए इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हल्का हल्का बता देता हूँ, वैसे तो आपको हल्का फुल्का आपने सुना भी होगा इन सब चीज़ों के बारे में, मगर थोड़ा थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तब तो भाई कहानी एकदम अलग ही रहेगी। चलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में भी बता देता हूँ। चलिए तो पहला हमारा क्या बोल रहे हैं, हाँ, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि हमारा क्या है सर, पार्ट बी है, और जो कि सर हमारा कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का पोर्शन है हमारे सिलेबस का, 40 मार्क्स का पोर्शन है। चलिए मेरा क्वेश्चन है कि आपसे, मेरा क्वेश्चन एक आपसे है कि आपका क्या नाम है इसका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यही नाम है ना। अब जरा मुझे एक बात बताओ सर, ये इंटेलेक्चुअल वर्ड का मतलब क्या है, इंटेलेक्चुअल वर्ड का जरा मुझे मतलब थोड़ा बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल जो वर्ड है ये बना है इंटेलेक्ट वर्ड से, ठीक है, कहां से बना है, इंटेलेक्ट, मतलब इंटेलेक्चुअल का मतलब हो रहा है एक तरह से क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट बोल लो, या क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बोल लो, या क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड बोल लो, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। और क्या क्रिएट कर रहे हो आप, प्रॉपर्टी का कर रहे हो क्रिएशन, किसका कर रहे हो, क्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी का नेचर होता है वो बेटा होता है इंटैंजिबल, क्या होता है, इंटैंजिबल प्रॉपर्टी होती है। आता है समझ, क्लियर है। तो हो क्या रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो रहा है सर, क्रिएशन ऑफ अ ह्यूमन इंटेलेक्ट, द प्रॉपर्टी, ऐसा बोल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मींस द प्रॉपर्टी which has been created by, या which is the creation of human intellect और human intelligence और human mind। आता है समझ, समझ आती है, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इंसान के इंटेलेक्ट से, जो इंसान के इंटेलिजेंस से हमने क्रिएट करी हुई है। आता है समझ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ तो इसके अंदर हम लोग अब 4-5 तरीके के आपके आपके अलग अलग लॉज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो राइट्स को गवर्न करते हैं, वो 4-5 तरीके के लॉज है, ठीक है। पहला मैं आपकी बात करने जा रहा हूँ, फर्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ कॉपीराइट, फर्स्ट बात करने जा रहे हैं किसकी, कॉपीराइट की। और कॉपीराइट को गवर्न करने के लिए एक लॉ बना है जिसको बोला जाता है कॉपीराइट एक्ट 1957, कॉपीराइट एक्ट 1957 है आपका। और इसमें आपको कॉपीराइट का क्या है, कॉपीराइट हम किसका किसका कॉपीराइट कराते हैं भाई, किसका किसका। अब हमने कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करी है, कैसे कैसी क्या प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है, देखिए आप क्या क्या चीज क्रिएशन हो रही है इसके अंदर। कोई भी हमारा लिटरेरी वर्क है, कोई भी हमारा कौन सा वर्क है, लिटरेरी वर्क होता है, जो समझ आता है, हमारा कोई भी लिटरेरी वर्क है, लिटरेरी मतलब आपका जो आप बुक्स एंड ऑल का है, आपने कोई बुक बनाई है, आपने कोई नॉवल लिखी हुई है, समझ आ रहा है, कोई आपका लिटरेरी वर्क है, कोई आपकी मूवीज हैं, ठीक है, आपने मूवीज बनाई है, कोई आपका म्यूजिकल वर्क है, क्लियर है, पेंटिंग्स हैं, ड्रामाज हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं,
एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ आपके ऐसे काम हैं जिसके ऊपर आप क्या ले सकते हो, कॉपीराइट ले सकते हो, जिसके ऊपर आप क्या ले सकते हो, कॉपीराइट ले सकते हो। और ये जो कॉपीराइट है, ये जो कॉपीराइट है बेटा, इन सब का आप क्या ले सकते हैं, इन सब के ऊपर आप क्या ले सकते हो, कॉपी राइट। क्लियर है, क्योंकि भाई साहब इन सब चीजों को बनाने में हमारी इंटेलिजेंस लगी है, हमारा दिमाग लगा है, और एकदम ये यूनिक है, ये पहला ऐसा कुछ था ही नहीं। तो जब जो चीज हमने बनाई है, हाँ, बुक लिखी है, कोई मूवी बनाई है, इसका हमको फायदा तो मिलना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि मैंने बना दिया और सब उसके मजे ले, सब उसको कॉपी करने लग जाए, नहीं। तो इन चीजों का हम क्या करा सकते हैं, कॉपीराइट करा सकते हैं। क्लियर है, और आपको बता देता हूं, ये कॉपीराइट का एक टेन्योर होता है। जो कॉपीराइट आप कराते हो उसका एक टेन्योर होता है, और वो टेन्योर क्या होता है, लाइफ टाइम ऑफ द ओनर। जो ओनर है उसकी लाइफ टाइम, लाइफ टाइम जब तक वो जिंदा है तब तक के लिए कॉपीराइट मिल जाता है। क्लियर है, कोई कॉपी नहीं कर सकता उस चीजों को। प्लस 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 कैलेंडर ईयर, मैं सी वाई लिख दे रहा हूं, कैलेंडर ईयर ऑफ हिज डेथ, जब उसकी डेथ हुई वो पूरा कैलेंडर ईयर, उसकी भी कॉपीराइट, उस टाइम की भी कॉपीराइट आपके पास रहेगी, उस ड्यूरेशन की। प्लस 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 60 कैलेंडर ईयर्स, प्लस आगे के 60 कैलेंडर ईयर्स तक आपका कॉपीराइट रहेगा आपके पास। समझ आ रहा है, तो कॉपीराइट कब तक है, जब तक आप जिंदा हैं तब तक तो है ही। प्लस जिस साल आपकी डेथ हुई वो भी साल तक की आपकी कॉपीराइट है, प्लस उसके बाद अगले 60 सालों तक के लिए भी कोई और ये चीजों का यूज नहीं कर सकता, अगर आपने कॉपीराइट लिया हुआ है इन पर्टिकुलर चीजों के लिए। आता है समझ, ये कॉपीराइट का क्या है, टेन्योर है। समझ आती है कि नहीं आती है। और इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट के अंदर दो अथॉरिटीज हैं। इस एक्ट के अंदर मेनली देखा जाए तो दो अथॉरिटीज हैं। एक है, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट, और एक है कॉपीराइट बोर्ड। कॉपीराइट बोर्ड, ये क्या क्या है, ये बॉडीज क्या है, इनका रोल है, क्या फंक्शंस है, क्या करते हैं, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे कब, जब बेटा हम लोग ये पर्टिकुलर चैप्टर कॉपीराइट का पढ़ेंगे। क्लियर है, तो हम लोग बहुत डिटेल में इसको वहां पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं, एक और आपका है, एक और आपका है जिसको बोला जाता है क्या, इसको क्या बोलते हैं, पेटेंट्स। जिसको क्या बोलते हैं, पेटेंट बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, पेटेंट बोला जाता है। और इस पेटेंट को गवर्न करने के लिए लॉ बनाया गया है, उस लॉ का नाम है पेटेंट एक्ट 1970। क्या नाम है, पेटेंट एक्ट 1970। और ये जो पेटेंट्स हैं ये बेटा मिलते हैं हमको अपनी इन्वेंशंस के ऊपर। किस पे मिलते हैं, इन्वेंशंस के ऊपर आप पेटेंट ले सकते हो। और ये जो पेटेंट मिलता है दैट इज फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल के लिए। हमने कोई भी चीज अगर इन्वेंट करी है तो उस पे हमको 20 साल तक के लिए क्या मिल सकता है, पेटेंट्स मिलता है, सो दैट आई कैन एंजॉय व्हाट, इसलिए टू एंजॉय मोनोपोली, इसलिए टू एंजॉय योर मोनोपोली, क्योंकि भाई इन्वेंशन आपका है। ठीक है, तो आप ही उस चीज को बना और फर्दर उसके, मतलब उसके और फर्दर बना सकते हो प्रोडक्शन, और उसको आप खुद कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल द पेटेंटी, जिसने पेटेंट लिया है, हैज ग्रांटेड द लाइसेंस और सोल्ड दैट पेटेंट राइट। समझ आ रहा है, तो ये जो पेटेंट्स हैं किस पे मिल रहा है सर, इन्वेंशंस पे मिलता है। आपने कोई चीज इन्वेंट करी तो इन्वेंशंस मिलता है। कितने साल के लिए मिलता है, कितने टाइम के लिए मिलता है, 20 साल के लिए आप पेटेंट्स का राइट, पेटेंट्स ले सकते हो। इसलिए होता है सर टू एंजॉय द मोनोपोली, जो आपने चीज इन्वेंट करी है उसका मोनोपोली एंजॉय करने के लिए। सर क्या दूसरा कोई पर्सन, वो जो मैंने इन्वेंट करी है चीज, दूसरा कोई पर्सन क्या वो चीज बना सकता है, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। मगर उसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर आपने अपने पेटेंट राइट्स को क्या कर दिया है, बेच दिया है, तो वो कर सकता है, या तो आपने उसको लाइसेंस दिया हुआ है,
ठीक है, ड्यूरिंग द 20 ईयर्स, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, तो भी वो कर सकता है। लाइसेंस देगा, आप उससे रॉयल्टीज लेंगे, और क्या होगा। समझ आ रहा है, क्लियर है। तो हो सकता है सर आफ्टर 20 ईयर्स, क्या आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स बेटा ये जो इन्वेंशन होती है ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। उसके बाद कोई भी इसका प्रोडक्शन कर सकता है, उसके बाद कोई भी टेंशन नहीं है। तो मैं बात कर सकता हूँ, मैं एक चीज लिख देता हूँ, विद इन 20 ईयर्स, या ऐसा नहीं, विद इन नहीं, ड्यूरिंग 20 ईयर्स, ड्यूरिंग 20 ईयर, जब 20 साल अभी तक चल रहे हैं, ड्यूरिंग 20 ईयर्स पेटेंटी कैन सेल, बेच सकता है, या तो सर ग्रांट लाइसेंस, या तो लाइसेंस भी दे सकता है, इसको अदर्स को, टू अदर्स, अदर्स को दे सकता है, और उसके बदले में क्या करेगा, चार्ज करेगा। ठीक है, चार्ज करेगा, रॉयल्टी लेगा, जो भी। आता है समझ, क्लियर है। अगर सर आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, ये जो आफ्टर 20 ईयर है, ये आपका जो इन्वेंशन है, जो आपने इन्वेंट किया था, ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती। क्या बन जाती है ये सर, ये बन जाती है पब्लिक प्रॉपर्टी, बन जाएगी 20 साल के बाद। आता है समझ, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ, अच्छा एक चीज आपको बताऊं, एक और चीज बताऊं, कुछ ऐसी इन्वेंशंस हैं, कुछ ऐसी इन्वेंशंस है जिसका आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका आप इन पेटेंट नहीं ले सकते हो। अगर आपने कोई ऐसी चीज इन्वेंट कर दी जो कि प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 3 एंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द पेटेंट एक्ट, तो आप उसका पेटेंट नहीं ले सकते। समझ आ रहा है, तो हम लोग पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे, लिस्ट दी है कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर उन चीजों का आपने इन्वेंशन किया तो आपको पेटेंट नहीं मिले। क्लियर है, तो ऐसी भी लिस्ट दी है, क्लियर है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे पेटेंट एक्ट, इस एक्ट के अंदर कौन सी अथॉरिटी है, यहाँ पे कौन सी अथॉरिटी है, को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स। इनको बोला जाता है कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स। जो अथॉरिटी इस एक्ट के अंदर है उसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स। क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए बहुत डिटेल में बात वैसे करेंगे हम लोग आगे चल के। नेक्स्ट आते हैं, एक और आपका है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क तो सबको पता ही होगा वैसे तो, वैसे इसको गवर्न करने के लिए ट्रेडमार्क्स के लिए लॉ बनाया है, दैट इज ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ट्रेडमार्क एक्ट 1990। और ट्रेडमार्क आपको पता ही होंगे सर, कोई भी लोगो है वो भी ट्रेडमार्क है सर, कोई भी सिंबल है वो भी ट्रेडमार्क है। ठीक है, कोई भी लेटर्स होते हैं जैसे सिंगल लेटर्स बने होते हैं डिज़ाइन में, वो भी आपके क्या है, ट्रेडमार्क है। क्लियर है, एक्सेट्रा, बहुत से ऐसे सब क्या है, ट्रेडमार्क्स हैं। ठीक है, एप्पल का आपने लोगो देखा है, ट्रेडमार्क है। समझ आ रहा है, देखा है कि नहीं, सैमसंग का देखा है, ट्रेडमार्क है। क्लियर है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है, बताइए भाई। हाँ, ओला, ओला लिखा है, ओला, देखो कैसे लिखा हुआ है, ओला, ट्रेडमार्क। स्विगी, जोमेटो, उबर, ये सब क्या है, सब आपके सब क्या है, ट्रेडमार्क है। क्लियर है, ब्रिटानिया, ये डिजाइन में लिखा हुआ है, बॉक्स में लिखा था रेड में। हाँ, अमूल, क्लियर है, ये सब क्या है, ट्रेडमार्क है, ये सब रजिस्टर्ड है, पता है आपको। क्लियर है, समझ आ रही है कि नहीं, क्लियर, क्लियर है। तो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन आप गुड्स के लिए भी ले सकते हो, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन आप सर्विसेज के भी ले सकते हो। मतलब जो ट्रेडमार्क है दैट कैन बी रजिस्टर्ड फॉर गुड्स और दैट कैन बी रजिस्टर्ड फॉर सर्विसेज, दोनों के लिए आप ले सकते हैं। गुड्स के लिए जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया, अमूल, ब्रिटानिया, यहाँ पे आप ले लीजिए ओला, उबर, स्विगी। देखिए इनका जो लिखा रहता है सेम डिजाइन से लिखा रहता है, ओला वैसे की वैसे लिखा है, उबर वैसे की वैसे लिखा है अभी तक। समझ आ रहा है सब रजिस्टर्ड कराया हुआ। क्लियर है, आता है समझ के नहीं आता है। हाँ, क्लियर है। और एक बात चीज और, ये जो आप ट्रेडमार्क है इसका रजिस्ट्रेशन दैट कैन बी रजिस्टर्ड फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक के लिए आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और इसके बाद जैसे ही 10 साल आपके खत्म हुए, आप फिर से प्लस 10 ईयर्स का क्या करा सकते हो, रिन्यूअल करा लिया। ठीक है, अब ये रिन्यूअल का पीरियड खत्म हो गया,
फिर से आपने 10 साल का क्या कर दिया, रिन्यूअल करा दिया। फिर से 10 साल खत्म हो गया, फिर से आपने 10 साल का क्या कर लिया, रिन्यूअल करा लिया। मतलब क्या हो रहा है सर, ओरिजिनली तो आपने 10 साल का कराया, और उसके बाद आप 10 10 10 10 10 सालों का क्या करा सकते हो, रिन्यूअल करा सकते हो। तो मतलब रिन्यूअल्स फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स और 10 years ई। क्लियर है? इसका रजिस्ट्रेशन ऐसे होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आता है समझ? आता है समझ? चलिए, क्लियर है। वैसे तो बहुत डिटेल में मैं ट्रेडमार्क की वैसे आपके साथ बात करूंगा। क्लियर है? वैसे बात डिटेल में करनी है। अच्छा, ट्रेडमार्क एक्ट लाया क्यों गया है, क्यों है, क्यों लाया गया है? भाई साहब देखो, जो जेन्युइन पर्सन है, जिनका एक्चुअल में वो ट्रेडमार्क है, उनको मोनोपोली मिल पाए। समझ आ रहा है? इसलिए ये कानून लाया गया है। ऑब्जेक्टिव इसका ये है, जो आपके जेन्युइन ओनर है उस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क के, उनको क्या पता मिल पाए, मोनोपोली मिल पाए। ठीक है? इसलिए इस कानून को लाया गया है। ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किसको, कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द सेल ऑफ स्पूरियस गुड्स। हाँ, इसका एक और ऑब्जेक्टिव है, वैसे मैं आपको सब बताऊंगा मगर हल्का सा बता दे रहा हूँ। इस ट्रेडमार्क एक्ट जो आपका है ना, इसका एक और ऑब्जेक्टिव है कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना। कहाँ से? फ्रॉम द सेल ऑफ स्प्यूरियस गुड्स। स्प्यूरियस गुड्स कैसे होते हैं? स्प्यूरियस गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? हाँ, स्प्यूरियस गुड्स वो होते हैं जो कि लोग, जो कि सेलर्स क्लेम करते हैं कि ये जेन्युइन है, मगर एक्चुअल में वो जेन्युइन नहीं होता। तो वहां से भी आपको बचाना है। समझ आ रही है? वहां से भी बचाने का मकसद है इस पर्टिकुलर लॉ को, सो दैट कंज्यूमर को कोई बेवकूफ ना बना पाए। क्लियर है? क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है, बहुत सी कपड़ों की फैक्ट्रीज हैं। हाँ, कपड़े क्या कर रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं और लोगोज लगा रहे हैं। अरमानी एक्सचेंज यहाँ पे लगा दिया, पीछे भी लगा दिया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ब्लैक बेरी पीछे लिख दिया, आगे लिख दिया लुई विटॉन। भाई साहब, इतना बड़ा बड़ा ब्रांड सबका बनाया हुआ है। हाँ, और आपको क्या बोल रहे हैं, ये कपड़ा क्या है, ओरिजिनल कपड़ा है, ये एलवी का ही तो है, ये गुची तो ये है, ये अरमानी तो ये है भाई साहब, ये बर्बरी तो है। ये बता रहे हैं आप। क्लियर है? तो मतलब क्या है, कंज्यूमर्स को बेवकूफ बना रहे हैं, कंज्यूमर्स को क्या कर रहे हैं, स्पूरियस गुड्स बेच रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये जेन्युइन है, मगर एक्चुअल में जेन्युइन नहीं है, क्योंकि उन्होंने ट्रेडमार्क क्या करे हैं, चोरी करके कराए हुए हैं। समझ आ रही है? तो ऐसे लोग अगर पकड़े जाते हैं ना, तो इस एक्ट के अंदर उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। समझ आती है? क्लियर है? आप बना भी नहीं सकते और आप बेच भी नहीं सकते, दोनों चीजें हैं। आप बना बना सकते हो, ना आप बेच सकते हो। क्लियर है? ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। क्लियर है? बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए, अच्छा, एक और है आपका, एक और आपका है डिजाइन्स। एक है डिजाइन्स, डिजाइन्स सिंपल है, डिजाइन्स। अरे सर, डिजाइन्स तो हमको पता है सर, इसके लिए भी डिजाइन एक्ट बनाया गया है। इसके लिए क्या बनाया है, डिजाइन एक्ट बनाया गया है। 2000 डिजाइन एक्ट 2000 बना गया। डिजाइन्स आपके अलग अलग होते हैं, पता है आपको? अलग अलग डिजाइन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, अलग अलग चीजों से रिलेटेड डिजाइन होते हैं। यस सर, सब फैशन में भी क्या डिजाइन चलता है क्या? हाँ, फैशन में भी क्या डिजाइन होता है क्या? यस सर, फैशन की फील्ड में भी है। हाँ, कपड़ों के अलग अलग डिजाइन होते हैं क्या? सर, कार के भी डिजाइन होते हैं क्या? यस सर, कार के भी डिजाइन होते हैं क्या? मारुति ने कोई कार बनाई क्या, दूसरी कंपनी को सेम डिजाइन कार बना सकती है? द आंसर इज नो। नहीं सर, ये डिजाइन एक्ट के अंदर कवर होता है। समझ आता है? इसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराते हैं लोग। हाँ, और आप बताइए, बाइक के भी डिजाइन होते हैं क्या अलग अलग? आप देखते हो हर एक कंपनी की बाइक्स के डिजाइन सब अलग अलग होते हैं। हाँ, होता है सर। वाटर बॉटल्स के भी डिजाइन होते हैं क्या? यस सर, अलग अलग सबके डिजाइन है। शूज के भी डिजाइन होते हैं क्या सर? यस सर, शूज के भी डिजाइन होते हैं। सर, ज्वेलरीज के भी डिजाइन होते हैं क्या? यस सर, ज्वेलरी के भी होते हैं, एक्सेट्रा। समझ आ रहे हैं? समझ आ रहा है? तो इन सब के आप डिजाइन का आप क्या करा सकते हैं, यू कैन टेक द रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको मिलता है इनिशियली 10 years का। 10 साल का आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, और 10 साल के बाद, 10 साल के बाद प्लस 5 years का आप और एक्सटेंशन ले सकते हैं। आप और क्या ले सकते हैं, एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो मतलब टोटल 15 साल। और 15 साल के बाद देयर इज नो रिन्यूअल।
उसके बाद रिन्यूअल, कोई भी रिन्यूअल नहीं होता, फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। और ऑब्वियस सी बात है सर, 15 साल बाद कोई भी डिज़ाइन पूरा नहीं हो जाएगा फिर तो, ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन आपको पता है डेली बेसिस पे आपके डिज़ाइन अलग अलग पैटर्न्स आपके आते रहते हैं, चाहे वो ज्वेलरीज हो, चाहे फैशन हो, चाहे कार हो, चाहे आपके शूज़ हो, चाहे आपकी बाइक्स हो, सब चेंज होता रहता। 15 साल बहुत है, सब कुछ आउटडेटेड हो जाता है, आपको भी पसंद नहीं आएगा। क्लियर है? अगर कोई कार है आपने जो 10 साल पहले देखी होगी, आज की डेट में मान सकता हूँ कि उसका डिज़ाइन आपको पसंद ना आए। क्लियर है? चलिए भाई, तो ये आपका डिज़ाइन से रिलेटेड है, जिसके लिए डिज़ाइन एक्ट बनाया गया है। और एक और आपका है, एक और आपको बता देता हूँ, जो आपका लास्ट एक और है आपका, एक और आपका चैप्टर है जिसका नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। क्या नाम है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं GI। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं GI। और इसको गवर्न करने के लिए लॉ बनाया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ब्रैकेट में लिख देना, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये आपका कानून बनाया गया है। अच्छा, अब ये क्या है कानून, जरा बताइए। यहाँ क्या है? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो दिया जाता है, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन इज गिवन, नंबर वन, एग्रीकल्चरल आइटम्स पे, कुछ कुछ आपको मैं बता दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में चैप्टर में बात करेंगे। एग्रीकल्चरल आइटम्स पे रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, हैंडीक्राफ्ट आइटम पे दिया जाता है, और आपका मैन्युफैक्चर्ड जो होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स होते हैं, उन पे आपका क्या दिया जाता है? रजिस्ट्रेशन इसका दिया जाता है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का मतलब क्या हो रहा है? मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का मतलब यहाँ पे ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी पहचान उनके ज्योग्राफिकल एरिया से ही होती है, जिनकी पहचान उनके एरिया से ही होती है। अगर एग्रीकल्चर आइटम में बात करी जाए, एग्रीकल्चर आइटम बात करी जाए, तो एक आइटम आपका है दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी, असम टी, समझ आ रहा है? कश्मीरी केसर, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी पहचान, ये भी चाय की पहचान, हाँ, ये केसर की पहचान, अल्फोंसो मैंगो, अल्फेंसो, जो महाराष्ट्र में होते हैं, रत्नागिरी और देवगढ़ में बनते हैं, वहां पे ज्यादा उसकी पैदाइश होती है। कहाँ पे? रत्नागिरी एंड देवगढ़, ठीक है, समझ आ रही? महाराष्ट्र में है डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पे इनकी ज्यादा पैदाइश है। क्लियर है? तो अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अब दार्जिलिंग टी है, ठीक है, असम टी है, कश्मीरी केसर है। अब ये सब क्या है? ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनकी पहचान उनके एरिया से है, समझ आ रही है? उनके एरिया से है। अब क्या हो रहा है, जो वहाँ के चाय है, दार्जिलिंग की जो चाय है, उनकी वहाँ पे खेती हो रही है, उनकी वहाँ पे उगाई हो रही है, ठीक है, वही पैकिंग हो रही है, और वहाँ पे वो ऊपर लिख रहे हैं क्या? दार्जिलिंग टी लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है किसका? दार्जिलिंग टी का। मगर आप अगर चाहो, आप दिल्ली में हो, आप उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बैठे हुए हो, आपने क्या करा? चाय की खेती करी, चाय उगाई, पैकेट में पैक किया, और आप उसके ऊपर लिख दिए दार्जिलिंग टी। क्या आप लिख सकते हैं क्या? क्या आप लिख सकते हो? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो, क्योंकि दार्जिलिंग टी का एसोसिएशन ने, वहाँ हर जगह एसोसिएशन होता है, हर एक एरियाज में ना एसोसिएशन होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का, अगर उनकी उस वहाँ से नाम पहचान होती है। उन्होंने क्या कराया है? ऑलरेडी इसका रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, ठीक है। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाएगा। अगर आपको ज़्यादा ही चाय की खेती करनी है तो आप इसके लिए जाइए दार्जिलिंग, वहाँ जाके खेती करिए, और फिर आप वहाँ पे अपने पैकेट्स के ऊपर आप लिख दिए दार्जिलिंग टी, कोई इशू नहीं होगा। समझ आ रहा है? ऐसे ही आपका आसाम टी, ऐसे ही आपका कश्मीरी केसर, ऐसे ही आपका अल्फेंसो मैंगो, इसे में सब कुछ है। क्लियर है? आता है समझ? अब जैसे हैंडीक्राफ्ट आइटम कुछ ले लो, हैंडीक्राफ्ट का ले लो, कश्मीरी पश्मीना, पश्मीना शॉल आती हैं,
पश्मीना शॉल्स आती हैं, ठीक है। तो ये कश्मीरी पश्मीना, ये वहां का फेमस प्रोडक्ट है, एरिया से देखिए इसका पहचान है, क्लियर है। तो अब कोई शॉल आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करी अपनी लोकल सिटी में, आप उसके ऊपर ये नहीं लिखेंगे कश्मीरी पश्मीना है ये, आप नहीं लिख सकते, क्योंकि वहां का जो कश्मीर का पश्मीना का एसोसिएशन है, उन्होंने इसको रजिस्ट्रेशन इसका लिया हुआ है अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, क्लियर है। अगला एग्जांपल ले लीजिए, लखनऊ चिकन, चिकन वो नहीं, मुर्गा मुर्गी वाला नहीं, समझ आ रहा है, लखनऊ चिकन क्लॉथ की बात कर रहा हूँ, जो चिकन का कपड़ा होता है उसकी बात कर रहा हूँ, लखनऊ का चिकन क्लॉथ बहुत फेमस है, समझ आ रही है, क्लियर है। तो ये उसकी बात हो रही है आपकी। कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल पता है आपको, ये सब की पहचान आप देखिए, प्रोडक्ट क्या है चप्पल, प्रोडक्ट क्या है चिकन क्लॉथ, प्रोडक्ट क्या है पश्मीना, प्रोडक्ट ये है, मगर इनकी पहचान इनके ज्योग्राफिकल एरिया से है, क्लियर है। मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स में कुछ ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग में आप ले लीजिए फेनी, फेनी समझ आता है, यस सर, सर गोवा में बनती है फेनी, हाँ गोवा में, क्लियर है। नेक्स्ट आपका एक और ले लीजिए, बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया। अब बीकानेरी भुजिया जो फेमस है, किस लिए फेमस है, बीकानेरी भुजिया इसलिए फेमस है क्योंकि माना जाता है वो बीकानेर में उसका प्रोडक्शन है, समझ आ रही, बीकानेर की वजह से। तो आपने यहाँ पे कोई भुजिया एंड ऑल बनाई, आप वहां पे बीकानेर भुजिया नहीं लिख सकते, क्योंकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। आता है समझ कि नहीं आता है समझ, बताइए, समझ आ रही है। तो आपको एक चीज बताऊं, ये जितना भी, एक मिनट, हाँ जी, ये जितने भी आपके, ये आपके जितने भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस है, इन सब का रजिस्ट्रेशन मैं लिख देता हूँ, कि आई रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड, कौन ऑब्टेन करता है सर, ऑब्टेन्ड ऑलवेज बाय एन एसोसिएशन, बाय एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, जो वो प्रोड्यूस करते हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को, प्रोड्यूसर्स बोल लो या मैन्युफैक्चरर बोल लो, इन अ पर्टिकुलर एरिया, सबका प्रोड्यूसर्स का एक एसोसिएशन होता है, ठीक है। यही लोग इसका क्या लेते हैं, रजिस्ट्रेशन, और इस रजिस्ट्रेशन का पीरियड है, रजिस्ट्रेशन पीरियड 10 ईयर्स का होता है, प्लस वही सेम चीज जो आपका ट्रेडमार्क वाली है, इनफाइनाइट रिन्यूअल्स, इनफाइनाइट क्या है, रिन्यूअल्स कितना का, ऑफ 10 ईयर्स ईच, आता है समझ, आता है समझ, क्लियर है। अच्छा एक आपको चीज बताऊं, अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग से पूछ रहा हूं, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसका बार पहली बार ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का रजिस्ट्रेशन हुआ था, बताइए, फर्स्ट रजिस्टर्ड जीआई, बताइए फर्स्ट रजिस्टर्ड जीआई क्या है, पता है आपको, फर्स्ट रजिस्टर्ड जीआई पता है कि नहीं पता, नहीं पता, सुनिए, फर्स्ट रजिस्टर्ड जीआई इज शैंपेन, नाम सुना है, नाम सुना है, शैंपेन जो ड्रिंक होती है, इस शैंपेन को बहुत सी जगह क्या बोला जाता है, शैंपेन को क्या बोला जाता है, स्पार्कलिंग वाइन, स्पार्कलिंग वाटर बोलते हैं, स्पार्कलिंग वाइन बोला जाता है, स्पार्कलिंग वाइन, मगर इस शैंपेन का रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में है, पता है क्यों, पता है क्यों, हाँ बेटा, ये जो शैंपेन वर्ड है, ये शैंपेन वर्ड जो है बेटा, इट इज अ डिस्ट्रिक्ट, इट इज अ डिस्ट्रिक्ट इन फ्रांस, फ्रांस में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है शैंपेन, आता है समझ, शैंपेन, और फ्रांस में ये शैंपेन जो ड्रिंक है बनती है। अब ये जो ड्रिंक है, ये जो ड्रिंक है जिसको हम लोग स्पार्कलिंग वाइन बोलते हैं, शैंपेन इज अ काइंड ऑफ अ वाइन, ठीक है, ठीक है, इसमें बबल्स एंड ऑल आते हैं, ये एक वाइन है, ये कहाँ बनी, अब कोई वाइन जो कि बनी है कहाँ पे, फ्रांस में, उस वाइन की बॉटल में हम क्या लिख सकते हैं, शैंपेन, उसमें क्यों लिख सकते हैं शैंपेन, क्योंकि शैंपेन डिस्ट्रिक्ट में बनी है, शैंपेन लिख सकते हैं। मगर अगर कोई वाइन, कोई वाइन जो स्पार्कलिंग वाइन है, ये बनी है कहाँ पे बनी है, कोई और जगह बनी है, ठीक है, अदर देन फ्रांस, अदर देन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, अगर वहां नहीं बनी कहीं और बनी है, तो फिर, तो फिर, तो उसके ऊपर बेटा आप देखोगे कभी भी शैंपेन वर्ड नहीं लिखा रहता, उसके ऊपर लिखा रहता है स्पार्कलिंग वाइन, आप चेक कर लेना, आप चेक कर लेना, क्लियर है,
कि नहीं क्लियर है? जो फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट है शैम्पेन, वहां पे बना हुआ है तो वहां पे लिखा रहेगा शैम्पेन। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो शैम्पेन एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, क्लियर है, जिसकी वजह से वो ड्रिंक फेमस है उस नाम से। क्लियर? और बाकी बॉटल्स में जो कि वहां पे नहीं बनी है, जो उस जोग्राफिकल एरिया में नहीं मैन्युफैक्चर हुई है या प्रोड्यूस नहीं हुई है, तो उसके ऊपर लिखा रहता है स्पार्कलिंग वाइन लिखा रहता है। क्लियर है? और दूसरा आपको बता देता हूं, एक और है, सेकेंड रजिस्टर्ड जीआई है, दैट इज स्कॉच। दैट इज स्कॉच। समझ आ रहा है? स्कॉच क्या है? एक ये सिंगल मॉल्ट विस्की है। क्या है? सिंगल मॉल्ट विस्की है, मगर इसको हम लोग स्कॉच बोलते हैं। स्कॉच इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई साहब, स्कॉच इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कहाँ बनी है? स्कॉटलैंड में बनी है। ठीक है? तो कोई भी ऐसी विस्की जिसकी मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ है? स्कॉटलैंड में हुआ है, तो उस बॉटल के हम ऊपर लिख सकते हैं सिंगल मॉल्ट स्कॉच, ये लिख सकते हैं, या स्कॉच लिख सकते हैं, मतलब ये स्कॉटलैंड में बनी है। मगर इसके अलावा कोई भी विस्की जो कि स्कॉटलैंड में नहीं बनी है, अदर देन स्कॉटलैंड कहीं और मैन्युफैक्चर हुई है, तो उसके ऊपर भाई साहब स्कॉच आप नहीं लिख सकते। समझ आ रही है? इंडिया में अगर कोई विस्की बनती है तो वहां पे विस्की लिखा जाता है, वहां पे कभी भी स्कॉच नहीं लिखा होता। समझ आ रहा है क्यों लिखा जाता? बिकॉज ये जो जीआई है, जोग्राफिकल इंडिकेशन है, इसका रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है। आता है समझ? क्लियर है? ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन है आपका होता है ओवर। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा कि भाई साहब हम लोग को क्या क्या पढ़ना है पूरे इस ECIPL के अंदर। ये पूरे चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको हल्का हल्का सा बता दिया। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डिटेल में हम लोग हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे जब हम लोग अपना ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।